गुड मॉर्निंग एवरीवन। समय पर समय को समझ जाओ तो समय तुम्हारा साथ देगा, नहीं तो समय ही सबसे बड़ी लात देगा। समय को अगर आपको अपने आप मजबूत बनाना है, अगर अपने समय को मजबूत बनाना है, तो आज का जो समय है उसे मजबूत बनाना। यस, चलो अब हम शुरू करते हैं अगला चैप्टर, इनकम फ्रॉम सैलरीज। ठीक है ना। सैलरीज में देखो, अभी मैं आपको बता देता हूं, सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए जो पास्ट एग्जाम्स का ट्रेंड रहा है लास्ट 10 अटेम्प्ट्स का। ठीक है ना। लास्ट 10 अटेम्प्ट्स में अगर आप देखोगे तो जनरली 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स। अगर मान लो सैलरी का अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है तो 101% आपको 8 से 10 मार्क्स का मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं तो टोटल इनकम में आपको 2 या 3 मार्क्स का तो वो पोर्शन कवर कर ही लेगा। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आया, इंडिविजुअल क्वेश्चन आया, तो मान के चलो 8 से 10 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है। और इस बार अमेंडमेंट्स हैं तो उम्मीद है कि सैलरी का क्वेश्चन बनेगा, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अराउंड 6 से 10 मार्क्स तो मान के चलो बनेगा, है ना। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो वो बनना है, तो इसीलिए सैलरी इज दिस टाइम दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार, बट ठीक है ना, पता होना चाहिए कि क्या रिलेवेंस है, क्या क्या एग्जाम में देखो इसके क्या क्या क्वेश्चंस बने हुए हैं। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी है ना, ग्रेचुटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ग्रेचुटी के क्वेश्चंस बने हैं यहाँ पर। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। लीव ट्रैवल कंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग अलाउंस के रिलेटेड जो ये दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाए, ये एक क्वेश्चन के पार्ट हैं। ठीक है ना। गिफ्ट वाउचर, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर लैपटॉप की फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉय को, मोटर कार फैसिलिटी दी जाती है, हाउस कीपिंग फैसिलिटी दी जाती है, दीज आर द परक्यूजर्स, क्या ट्रीटमेंट होगा तो वो हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अगर रिलेशनशिप है तो ही वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। हर हेड का पहला सेक्शन उसकी चार्जेबिलिटी बताता है। वैसे ही सैलरी हेड में 15 से 17 तो 15, सेक्शन 15 उसकी चार्जेबिलिटी को बताता है कि कब कोई इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मतलब जो राइट टू गिव डायरेक्शन, और एम्प्लॉय मींस बाउंड टू फॉलो दैट डायरेक्शन। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के कारण एम्प्लॉयर जो भी अमाउंट पे कर रहा है एम्प्लॉय को, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी। जो भी वॉट एवर, वेदर इन कैश और इन काइंड। ठीक है ना, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, जो भी पे कर रहा है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अब इसमें आता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया था ना, राइट टू गिव डायरेक्शन, बाउंड टू फॉलो दैट डायरेक्शन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, दिस इज द कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैंने आपको बोला कि यार मेरे को ऐसा करो, मेरे को अग्रीमेंट बनाना नहीं आता है, अग्रीमेंट बना के मेरे को दे दो, तो आपने मेरे लिए अग्रीमेंट ड्राफ्ट करके दे दिया। ठीक है ना। आउटसाइडेड सर्विसेज, आप मेरे कोई फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हो, आपको मैंने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको असाइन किया, यस, और आपसे वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करा दिया, दैट इज द कंसल्टेंसी सर्विसेज। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं कि आओ हमारे यहाँ ऑडिट करके जाओ, वहां पर वो आता है, ऑडिट करता है अपने तरीके से। ठीक है ना, अपने तरीके से ऑडिट करता है, राइट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर बोल रहा है वो तरीका आपको फॉलो करना होता है, राइट। ठीक है ना। तो दैट इज द डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज वो होता है सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, पीजीबीपी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। अगर मान लो कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को अगर कोई पेमेंट कर रही है, तो क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। वो पेमेंट कर रही है एज सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, तो क्या वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। बोलिए नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आर ऑनर, ठीक है ना, नॉट द एम्प्लॉय। तो वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है, तो उस कारण पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को जो भी पेमेंट कर रही है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, करेक्ट, उनके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से सैलरी रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एमपी और एमएलए जो जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, उनकी अगर कोई सैलरी है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगी। पे एंड अलाउंस टू सीएम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर चीफ मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे राइट काम कर रहा है, उसकी सैलरी उसको अगर कुछ भी अमाउंट मिलता है
पे एंड अलाउंस वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे। सैलरी फॉरगॉन इज ऑलवेज टैक्सेबल। सैलरी फॉरगॉन को समझना होगा। सैलरी फॉरगॉन, मान लो मेरे को पैसा मिला, मैंने बोला नहीं मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ये सारा का सारा इस ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाए, मैंने अपनी सैलरी फॉरगॉन कर दी है ना, बट टैक्सेबल तो होगी। ऐसा नहीं है भले ही मैं कितना ही चैरिटी कर दूं, तो चैरिटी का बेनिफिट अगर कोई मुझे मिलना है, डोनेशन का बेनिफिट अगर कोई मिलना है तो वो मिल जाएगा यार सेक्शन 80 डिडक्शंस के अंदर, बट वो ऐसा नहीं कि टैक्सेबल नहीं होगी, वो टैक्सेबल तो होगी, राइट। बट अगर आप इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में फॉरगॉन करते हो तो ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। फुल टाइम और पार्ट टाइम, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर क्या मेरी अगर मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूं तो ही सैलरी एड में टैक्सेबल होगा, या पार्ट टाइम कर रहा हूं तो होगा, या दोनों केस में हो जाएगा? दोनों केस में हो जाएगा। आप फुल टाइम एम्प्लॉय कर रहे हैं या पार्ट टाइम एम्प्लॉय कर रहे हैं, डजंट मैटर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है क्या? यस। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है तो उससे जो भी अमाउंट आपको मिलता है ये आपकी सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है सर सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा, बट किस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करना है, किस तरीके से इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट की जाएगी? तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा 8 कंपोनेंट्स। इस पूरे सैलरी चैप्टर को हम 8 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। हर कंपोनेंट्स को कवर करते जाओ, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 8 कंपोनेंट को अच्छे से कर लिया तो खत्म है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले 8 कंपोनेंट लिए जाएंगे, वो क्या क्या है? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, लीव, ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। दीज 8 कंपोनेंट्स इज द पार्ट ऑफ द सैलरी, ठीक है ना। दीज आर द ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से आप क्या करोगे? 16th की डिडक्शन लेस कर दोगे, ठीक है ना। 16th की डिडक्शन लेस कर दोगे। अब डिडक्शन में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा जो बाय डिफॉल्ट आपको 50,000 रुपये मिल जाएगी, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर नेट टैक्सेबल सैलरी, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। Any allowance as per under section 10(7), any allowance or perquisites paid or allowed outside India by government to a citizen of India, अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को भारत के बाहर अगर कोई भी अलाउंस या परक्यूजिट्स पे कर रही है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया विल बी फुली एग्जेम्प्ट। तो ये एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को जो भारत के बाहर सर्विसेज दे रहा है, अगर उसको कोई भी अलाउंस या परक्यूजिट्स पे हो रहा है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा एज पर सेक्शन 10(7), ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं, हम एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। अभी हमने क्या देखा था? 8 कंपोनेंट्स, बेसिक, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, लीव, ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो एक एक कंपोनेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल, बेसिक सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिक सैलरी, मतलब पहले अगर इससे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, वो मिनिमम कैश कंपोनेंट जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। वो मिनिमम कैश कंपोनेंट जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जो आपकी टैक्सेबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर, या तो ड्यू हो गई हो या एडवांस में रिसीव्ड हो गई हो, जो इवेंट पहले हो जाएगा वहां पर आपकी बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। बट यहां पर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अरियर सैलरी रिसीव्ड होती है और जो पहले टैक्सेबल नहीं हुई हो, तो जब अरियर सैलरी आपको रिसीव्ड हो जाएगी, यस वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। और एडवांस सैलरी अगर टैक्सेबल हो गई है तो जब फ्यूचर में आपको वापस वो सैलरी ड्यू होगी तब वापस टैक्सेबल नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सेकंड, बोनस। बोनस कंपोनेंट जनरली क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो यस आपको इतना बोनस मिलेगा, या इतनी सेल अचीव कर ली तो यस आपको इतना बोनस मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा। सो जनरली बोनस और कमीशन बोथ आर डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। बट कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहां फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, आप परफॉर्म करो ना करो आपको इतना मंथली बोनस मिलता रहेगा, राइट। अगर फिक्स्ड कंपोनेंट है तो टैक्सेबल होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट्स व्हिच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो आपके लिए टैक्सेबल होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट, मतलब जब आपको मिलेगा तब आपके लिए टैक्सेबल होगा, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। कंपनी ने अनाउंस कर दिया, एम्प्लॉयर ने अनाउंस कर दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए बोनस देने वाला हूं, क्या आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं। जब आपको मिलेगा ना, क्योंकि वो क्यों मिल रहा है, आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिल रहा है, तो जब आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तब आपके लिए टैक्सेबल होगा। बट एम्प्लॉयर बोल देता है कि हर महीने 10,000 तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तू परफॉर्म कर या मत कर,
तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा ड्यू और रिसिप्ट्स विच एवर इज अर्लियर। उसके तरीके जैसे बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है ना, ड्यू और रिसिप्ट्स विच एवर इज अर्लियर, वैसे ही आपके लिए ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। और सेम फॉर द कमीशन, अगर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट, अदरवाइज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। फोर्थ पॉइंट, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है कि अदर देन जो आपको फिक्स मॉनेटरी अमाउंट मिलता है उसके अलावा अगर आपको और कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, दीज आर दी अलाउंसेस। कैश कंपोनेंट आपको दिया जाता है, दैट इज अलाउंसेस, राइट। हो सकता है फॉर ऑफिशियल पर्पज हो सकता है फॉर पर्सनल पर्पज हो, तो हम इसे देखते हैं। तो अलाउंसेस में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस। जो अलाउंसेस इन ये 3 अलाउंसेस नहीं है, जैसे जो अलाउंसेस एंटरटेनमेंट अलाउंस में नहीं आ रहा है, एचआरए में नहीं आ रहा है, स्पेशल अलाउंस में नहीं आ रहा है, वो अदर अलाउंसेस में आ जाएगा और पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर हम देखेंगे कि कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शन हमें मिल सकती है। एचआरए में एग्जम्पशंस है, स्पेशल अलाउंस में कुछ एग्जम्पशन है, एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में कुछ डिडक्शंस है, यहां पर हम देखेंगे। लेकिन इनके अलावा जो होगा दैट इज अदर अलाउंस, वहां कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो आपको अदर अलाउंस को याद करने की जरूरत नहीं है। जो इन तीनों अलाउंसेस में नहीं आ रहा है उसके अलावा अगर कोई भी अलाउंस आपको दिख जाता है तो दैट इज अदर अलाउंस और वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अलाउंसेस में एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये किसी को भी मिल सकता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बस एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता पड़ेगा, क्यों, कैसे याद रखें, भूल जाते हैं सर, ये तो इतना बड़ा चैप्टर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए छोटा सा तरीका मैंने आपके लिए डेवलप किया है कि एंटरटेनमेंट जॉब में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करता कौन है। भाई जरा आना, ये लेके आना, वो करना, कौन करता है, कौन करता है सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट, कौन करता है, सरकारी कर्मचारी, यस। तो सरकारी कर्मचारी को ही डिडक्शन मिलेगा, राइट। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ, जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगी। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो उसके लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, राइट, और डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो यस, जितना भी मिला है एक बार वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट होगा, बाद में वो एज ए डिडक्शन जो भी व्हाटएवर जो भी डिडक्शन होगी उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा। सर डिडक्शन बताओ तो सही कितनी होगी, बता रहा हूँ। AK-47 सुना आपने, हाँ सर सुना है, बट हमारे यहाँ पे ना AK-52 चलती है। हमारे यहाँ क्या चलती है, AK-52 एक्चुअल 5000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, राइट। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन होगी विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, AK-52 एक्चुअल 5000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग होता है, सर सैलरी मतलब क्या। सैलरी में सबसे बड़ा जो घुचपोच होता है ना वो यही होता है कि सर सैलरी हर जगह लिखा हुआ आता है कि सैलरी का 15% ले लो, सैलरी का 24% ले लो। सर सैलरी कंफ्यूजिंग होती है, मैं आपको यहाँ सारे कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा, आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। एट दी एंड जब आप इस चैप्टर को देखोगे तो आप बोलोगे सर हलवा है, हलवा एकदम ईजी हो गया, राइट। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। कितना मिलेगा, AK-52 एक्चुअल 5000 पर एनम, राइट, और 20% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। चलो दूसरा, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस ये देखो, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एग्जेम्पशन दोनों को मिलेगी, राइट। अगर हाउस रेंट अलाउंस की एग्जेम्पशन आपको तभी मिलती है जब आप जिस लोकेशन आप रह रहे हो वहां आपने किराए पे मकान ले रखा है। अगर खुद का मकान है तो आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर यस किराए पे आपने मकान ले रखा है, राइट, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब कितना बेनिफिट मिलेगा, तो यहां पर है विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, एक्चुअल, सबसे पहले एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी, तीसरा 40 और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तब तो 50% ऑफ स्पेशल सैलरी लिया जाएगा, और अगर नॉन मेट्रो में है तो 40% ऑफ स्पेशल सैलरी लिया जाएगा, राइट। तो यहां पर जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, आपको जो भी एचआरए मिला है दैट विल बी पार्ट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, बट उसमें से एग्जेम्पशन लेस कर दी जाएगी। मान लो आपको 4 लाख रुपए का एचआरए मिला है, तो अब आपको क्या करेंगे, 4 लाख माइनस एग्जेम्पशन, तो रिमेनिंग अमाउंट, और मान लो आपको 1.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है तो 2.5 लाख विल बी योर टैक्सेबल सैलरी विच विल बी द पार्ट ऑफ द ग्रॉस सैलरी, राइट। तो एग्जेम्पशन ग्रॉस में, ग्रॉस सैलरी के टाइम ही लेस हो जाती है, डिडक्शन ग्रॉस के बाद में कम होती है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन, फॉर योर नॉलेज ओनली।
ठीक है, तो एचआरए में क्या हो रहा है कि एचआरए में जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज थ्री। पहला एक्चुअल, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी, और तीसरा 40% और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब आपका क्वेश्चन आता है सर ये स्पेशल सैलरी मतलब क्या। ये स्पेशल सैलरी जहां पर भी मैं बात करूंगा, तीन केसेस को छोड़ के सब जगह स्पेशल सैलरी कंसीडर करना है। तीन केसेस कौन कौन से हैं, एक तो भी आपने देखा ही होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला, दूसरा ग्रेचुटी इफ यू आर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, और तीसरा आरएफए। इन तीन केसेस को छोड़ के, यहाँ तीन केसेस में सैलरी का मतलब कुछ और है वो मैं आपको बताऊंगा। इन तीन केसेस के अलावा जहां जहां मैं बोलूं सैलरी मतलब स्पेशल सैलरी, ठीक है ना, वैसे मैं बाय डिफॉल्ट बोलूंगा स्पेशल सैलरी, ठीक है ना, इसलिए आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। मतलब बाकी सब जगह स्पेशल सैलरी ही काम आएगा। और स्पेशल सैलरी का मतलब क्या होता है, स्पेशल सैलरी का मतलब होता है बेसिक ले लिया जाएगा प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है सो वेदर इट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो यस कंसिडर किया जाएगा, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो यस यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। प्लस कमीशन, कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का एक फिक्स परसेंटेज अगर आपको कमीशन मिलता है तो उसे कंसीडर करोगे, अदरवाइज आप कंसीडर नहीं करोगे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है सर कि कमीशन लिखा हुआ है लेकिन सर ये नहीं लिखा हुआ है कि वेदर दिस फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर और नॉट। तो अगर आपको सिंपल कमीशन मिल रहा है तो अजम्पशन लिख के आ जाओ कि इट्स नॉट ए फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर सो वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस, ठीक है ना। बाकी जनरली 99% केसेस में आपको लिखा हुआ मिलेगा फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, तभी आप उसे कंसीडर करना है, ठीक है। सो दिस इज द स्पेशल सैलरी और हर जगह इसे ही कंसीडर करेंगे एक्सेप्ट 3 केसेस, ठीक है, वो मैं बताता रहूंगा। जैसे अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस अपन ने देखा था तो सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, ठीक है ना, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया है, आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगी विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3 और इस तरीके से आपको कंप्यूट करना है। अच्छा, अब यहां पर जो आप बेसिक डीए और ये जो कंसीडर करोगे दिस इज ऑन बेसिस ऑफ ड्यू। अगर आपको एडवांस मिला है तो क्या उसे आप यहां कंसीडर करोगे कैलकुलेशन में, नहीं, उसे आप कंसीडर नहीं करोगे। दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, ठीक है ना। मतलब मान लो अगर मेरे को प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर 12 महीने की सैलरी ड्यू हुई है प्लस 2 महीने की सैलरी एडवांस मिली है, तो ये जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ना ये 12 मंथ की सैलरी ही कंसीडर करूंगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो दूसरा स्पेशल सैलरी का मतलब हमने यहां पर देख लिया है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तीसरा एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट फॉर सच ड्यूरेशन बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द फॉलोइंग। ये बोलता है कि अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर इन 4 कंपोनेंट में चेंज हो जाता है तो आपको जो एचआरए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी है वो अलग अलग पीरियड की कैलकुलेट करनी होगी। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसे अभी मैं बताऊंगा आपको। लेट्स अज्यूम आपका बेसिक में अगर चेंज होता है, आपके एचआरए कंपोनेंट में अगर चेंज होता है, आपके रेंट अमाउंट में अगर चेंज होता है और आपकी लोकेशन में चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर, इन 4 कंपोनेंट में किसी में भी चेंजेस होता है, इन 4 कंपोनेंट ड्यूरिंग द ईयर अगर इन 4 कंपोनेंट में चेंज होता है, एचआरए, रेंट पेड, सैलरी और लोकेशन, अगर इन 4 कंपोनेंट में से किसी भी कंपोनेंट में चेंज होता है तो आपको जो एचआरए कैलकुलेट करना है वो अलग अलग पीरियड का कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स अज्यूम आपका बेसिक था, आपने जब 1/2021 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जब आपने शुरू किया तो आपका बेसिक था लेट्स अज्यूम 1.5 लाख। 1 जुलाई 2021 से आपका बेसिक हो गया 2 लाख रुपए। तो अब अगर मैं बोलूं कि आपको एचआरए की कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना होगा, 1/4/2021 से 30/6/2021 इस पीरियड का एचआरए अलग कैलकुलेट करना होगा और 1/7/2021 से 31 मार्च 2022 का एचआरए अलग कैलकुलेट करना होगा। तो 3 महीने का, 4, 5 और 6, 3 महीने का इधर आएगा और 9 मंथ का इधर आएगा। तो आपको अलग अलग पीरियड की एचआरए कैलकुलेशन करनी है। और अगर मान लो ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर इन 4 कंपोनेंट में और चेंजेस हो तो यस उस अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक बनाने। तो यहाँ 3 मंथ का एचआरए कैलकुलेशन होगा, यहाँ 9 मंथ का एचआरए कैलकुलेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो
फिर आता है स्पेशल अलाउंस। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर वो एचआरए वाला भी याद करने का तरीका बता दो, है ना। सर आपने बताया था एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी, 40% ऑफ 40 और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी। इसका भी कोई तरीका होगा? बिल्कुल है तरीका, राइट। देखो अब यहाँ पर आप इसको तरीकों को डेवलप करने के लिए इमेजिन करो, अगर आप बॉय हैं तो पीछे आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, उसको फील करो, और अगर आप गर्ल हैं तो आगे अपने बॉयफ्रेंड को फील करो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखो साहब, यहाँ पर टशन में जो बॉयफ्रेंड है आपका या आपकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है और आप गाड़ी चला रहे हो, लेट्स अज्यूम आपकी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी है और आप गाड़ी चला रहे हो टशन में। आप टशन में चलाओगे ना यार, मजाक में तो चलाओगे नहीं। अब टशन में गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और पीछे से एक हट्टे खट्टे हष्टमुष्ट कहता ना, एक बिल्कुल खूंखार तरीके के आदमी ने एकदम कट मारते हुए गाड़ी निकाली। अब आप स्टेशन में बैठे हो तो भाई साहब गुस्सा तो आवेगा ना, फिर बोलोगे ए रावण, गुस्से में बोल दिया आपने उसको ए रावण, और गलती से उसकी रावण की कान तेज थे, उसने सुन लिए यार रावण किसको बोला रहे हैं, उतरा और उसको देख के आप डर गए, बोले मामला संभालना पड़ेगा नहीं तो इसके सामने इज्जत के कांकरे हो जाएंगे। तो उस समय आपने मामला संभाला, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी पीछे बैठी थी ना, मेरी फ्रेंड है, इसको बोल रहा था रावण। आरवन, आरवन मूवी है ना, आरवन आरवन है ना, वो 4-5 बार देख ली। सर आपको थोड़ी बोल रहा हूँ रावण। उसने क्या बोला मामले को संभालते हुए, उसने ये बोला कि सर मैंने उसको बोला कि आरवन ए रावण, आपने क्या बोला ए रावण। फिर मामला संभालने के लिए क्या बोले, सर मैं तो इसको बोला वो रावण मूवी है ना शाहरुख खान वाली, वो 4-5 बार देखी, राइट। हो गया आपका एक्चुअल पहला। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ स्पेशल सैलरी। तीसरा 40% और 50% ऑफ स्पेशल सैलरी, राइट। विच एवर इज लोअर, ही आपकी एचआरए एग्जेम्पशन हो जाएगी। चलो अब आते हैं 3 स्पेशल अलाउंसेस। अलाउंसेस में पहला पॉइंट हमने देख लिया है एंटरटेनमेंट, दूसरा हमने देख लिया है हाउस रेंट, तीसरा स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस में देयर आर 2 टाइप ऑफ अलाउंसेस, ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको जो भी अलाउंसेस दिया गया है, अगर आपने ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए इनकर्ड कर दिया है तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। और पर्सनल अलाउंस जो दिया जाता है वो पर्सनल पर्पस के लिए दिया जाता है, उसकी एक सर्टेन लिमिट है, वहां तक वो एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर अगर दिया जाता है तो यस वो टैक्सेबल हो जाएगा। यस, तो सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल पर्पस और दूसरा है पर्सनल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है कि अगर आप अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो फॉर द ऑफिशियल पर्पस, तो उसके लिए जो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए इनकम कर लिया पूरा एग्जेम्प्ट। मान लो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया 10,000 रुपए का और आपका एक्चुअली खर्चा हुआ 8,000 रुपए का, तो 2,000 रुपये टैक्सेबल, 8,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और 10,000 दिया और 10,000 का 10 पूरा खर्चा हो गया। अलाउंसेस के अंदर आपके दो स्पेशल अलाउंसेस में 2 अलाउंसेस आ जाएंगे, पहला ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर आपने कोई भी खर्चा इंकर्ड किया है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और पर्सनल पर्पस में एक सर्टेन लिमिट के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा और सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है ऑफिशियल पर्पस। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप ऑफिशियल पर्पस से एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो जो आपको ट्रैवलिंग के लिए अलाउंस दिया जाता है दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। लेट्स अज्यूम आपको 10,000 रुपये का अलाउंस दिया गया और आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है 9,000 रुपये, तो 1,000 रुपये विल बी टैक्सेबल, 1,000 रुपये विल बी टैक्सेबल। और 10,000 दिया और पूरा का पूरा खर्चा इंकर्ड हो चुका है फॉर द ऑफिशियल पर्पस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रुपया भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से डेली अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब आपका क्या हो गया है कि अगर मान लो आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो वहां पर खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी तो दिया जाएगा आपको, दैट इज डेली अलाउंस। डेली अलाउंस अगर पूरा का पूरा ऑफिशियल ड्यूटीज में आपका इंकर्ड हो गया है, खर्चा इंकर्ड हो गया है, तो यस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। लेट्स अज्यूम आपको 1,000 रुपये पर डे के दिए गए खाना पीना कुछ भी खाने पीने के लिए, राइट, और आपने एक्चुअल खर्चा सबमिट किया 700 रुपये का, तो 300 रुपये विल बी टैक्सेबल, ठीक है ना, 300 रुपये विल बी टैक्सेबल। चलो फिर आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या है, विद इन द सिटी अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो उसके लिए जो आपको अलाउंस दिया जाता है दैट इज कन्वेंस अलाउंस। फिर है यूनिफॉर्म अलाउंस। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्म अलाउंस देती है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे, सभी एक ही यूनिफॉर्म में आए, तो उसके लिए अगर कोई अलाउंस दिया जाता है दैट इज यूनिफॉर्म अलाउंस। एजुकेशन और रिसर्च अलाउंस, अगर आपको फर्दर एजुकेशन के लिए या R&D के लिए अगर कोई अलाउंस दिया जाता है दैट इज एजुकेशन या रिसर्च अलाउंस। और लास्ट हेल्पर अलाउंस, आपको एक छोटू दिया जाता है आपकी हेल्प के लिए।
राइट। तो ये जो 6 अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस या एजुकेशन अलाउंस या हेल्पर अलाउंस, ठीक है। सो दीज अलाउंसेस अगर आप ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अगर खर्चा इंकर्ड करते हो तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अच्छा यहाँ पर देखो, अगर आपने अपना बेसिक मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो कुछ आपको बेनिफिट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन बीएसी अवेलेबल ओनली फॉर ट्रैवलिंग, डेली और कन्वेंस। मतलब आपको न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हो तो ट्रैवलिंग, डेली और कन्वेंस इन तीनों पर बेनिफिट मिल जाएगा, बट बाकी पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में यूनिफॉर्म अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस या हेल्पर अलाउंस दिया जाता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए 100 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब 2 बच्चों तक अगर आपको अलाउंस दिया जा रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 100 रुपए मैक्सिमम जो लिमिट है 100 रुपए है। इसी तरीके से हॉस्टल एजुकेशन में है मैक्सिमम 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर आपको मिलता है तो मैक्सिमम 200 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर अगर मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो आपको 500 रुपए पर मंथ दिया जाता है तो 200 रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 300 रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को हटा दिया गया था, 1600 रुपये और 3200 रुपये हुआ करता था तो उसे हटा दिया गया, लेकिन हैंडीकैप एम्प्लॉय के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसको रखा गया है 3200 रुपये पर मंथ, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉयज हैं, है ना, जैसे नीता ट्रेवल्स हो गया, पंडित ट्रेवल्स हो गया, है ना, इन ट्रेवल्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है ना, एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है तो 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर आपको ऐसे एरिया में भेजा जा रहा है जहां आपको अंडरग्राउंड काम करना है और वहां अगर आपको अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जा रहा है तो 800 रुपए, मैक्सिमम 800 रुपए पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जो होगा टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600 रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर पर मंथ 2600 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस मैक्सिमम 1000 रुपीज पर मंथ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय का बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। चलो अब इसके अलावा अदर अलाउंसेस, मैंने क्या बोला था, स्पेशल अलाउंसेस, मैंने क्या बोला था, अलाउंसेस के अंदर आपको 4 अलाउंसेस हैं, एंटरटेनमेंट, एचआरए और स्पेशल अलाउंस और एक अदर अलाउंस। जो एचआरए, एंटरटेनमेंट और स्पेशल में नहीं आ रहा है वो सारा अदर में आएगा, और अदर में अगर वो आ जाता है तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अब चाहे उसे कोई भी नाम दे दिया जाए, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फलाना अलाउंस, धीम का अलाउंस, व्हाटएवर, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे दो, दैट इज अदर अलाउंस में आ जाएगा। अगर वो एचआरए नहीं है, स्पेशल अलाउंस नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है तो वो अदर अलाउंस होगा, और अदर अलाउंस होगा तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट फॉलोइंग अलाउंसेस आर नॉट टैक्सेबल एट ऑल, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अलाउंसेस टू इंडियन सिटीजन हु रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो इंडियन सिटीजन है और भारत के बाहर सर्विसेज दे रहा है तो उसको कोई भी अलाउंस दिया जाता है, राइट, वो क्या होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। हमने वहां आगे बिगिनिंग में बताया था, अगर उसको परक्यूजिट्स भी दिया जा रहा है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, एग्जाम जस्ट फॉर एग्जांपल सम अलाउंस एटसेट्रा, ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अगर अलाउंसेस हाई कोर्ट जज को दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जज को दिया जा रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय, अगर यूएनओ अपने एम्प्लॉयज को अलाउंसेस पे कर रही है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगला परक्यूजिट्स, अभी हमने 4 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक, बोनस, कमीशन और अलाउंसेस पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट पे फोकस करना है। अगर आपने 8 पॉइंट अच्छे से कर लिए पूरा परक्यूजिट्स खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है ना। दूसरा, कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन।
अगर मान लो एम्प्लॉयर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, आपको कितना बेनिफिट दिया जा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल हो जाएगा। अब परक्यूजिट्स में हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है उसकी क्या वैल्यू होगी, किस तरीके से उस वैल्यू को डिटरमाइन करना है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो मैंने आपको क्या बोला था, परक्यूजिट्स में आपको 8 पॉइंट पे फोकस करना है। पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन, दूसरा कंसेशनल रेंट फ्री अकोमोडेशन, तीसरा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, चौथा वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर मान लो एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दे रहा है तो उसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी प्रीमियम अगर पेड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा तो क्या वैल्यू होगी, क्या आपके लिए परक्यूजिट्स की वैल्यू होगी, वो निकालनी है। ईसॉप अगर दिए जा रहे हैं, जो आपको ईसॉप मिल रहा है, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो निकालनी है। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा तो कितना टैक्सेबल होगा। और फ्रिंज बेनिफिट, राइट, अगर फ्रिंज बेनिफिट्स हम देखेंगे, वो अगर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो परक्यूजिट्स में हमें क्या देखना है, परक्यूजिट्स में हमें देखना है कि जो बेनिफिट हमें मिला है उसकी कितनी वैल्यू हमारे लिए टैक्सेबल होने वाली है, दैट्स इट। चलो सबसे पहले हम देखते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर मान लो आपको एम्प्लॉयर ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखा है, ठीक है, तो अब हमें देखना है कि सर आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, देखो रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी दिया जा सकता है, नॉन गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर दिया जाता है तो वहां कंप्यूटेशन का तरीका अलग होगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है तो उसके लिए वो कितनी अमाउंट टैक्सेबल होगी, वो निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा लाइसेंस फीस, ठीक है ना, लाइसेंस फीस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया है तो यहां हमें देखना है कि मकान अनफर्निश्ड है, पहला तो 4 दीवारी प्लस क्या उसके साथ वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी दिया गया है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा 4 दीवारी कि 4 दीवारी की वैल्यू कैसे निकालनी है, बेनिफिट की वैल्यू, और फिर अगर मान लो फर्नीचर भी दिया गया है तो उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अनफर्निश्ड अगर मान लो आपको मकान दिया गया है इन केस ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो लाइसेंस फीस देखा जाएगा, लाइसेंस फीस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। मान लो आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है उसकी लाइसेंस फीस है 20,000 रुपए और आप कुछ 7 महीने से अकोमोडेशन आपको दिया गया है तो 1.40 लाख विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया है ओन्ड, ओन्ड मतलब गवर्नमेंट का खुद का प्रॉपर्टी है, वहां पर उन्होंने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है, तो उस केस में लाइसेंस फीस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स निकाली जाएगी। अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ने होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है तो वहां पर 24% ऑफ RFA सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड टू द होटल विच एवर इज लोअर दैट इज योर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। आपकी RFA सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। RFA सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट होती है भी मैं बताऊंगा। RFA सैलरी का 24% और एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लोअर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई 4 दीवारी की कॉस्ट। होटल के केस में तो देखो आपको फर्निश्ड मिलता है, ठीक है ना, बट यहां पर आपको मिला है अनफर्निश्ड। और लेट्स अज्यूम एम्प्लॉयर बोलता है कि आपको हम फर्नीचर भी हम प्रोवाइड कराते हैं, टीवी, AC, कूलर वगैरह ये सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उस केस में हमने 4 दीवारी की कॉस्ट तो निकाल ली, लाइसेंस फीस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। अगर वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी प्रोवाइड कराया जाता है तो उसकी भी एक कॉस्ट हमें डिटरमाइन करनी होगी जो आपके लिए टैक्सेबल होगी, मतलब एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स होगी। अगर मान लो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है और जैसे टीवी, AC, कूलर, कोई भी फर्नीचर प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई भी एसेट्स प्रोवाइड कराई जा रही है, अगर वो एम्प्लॉयर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके अगर आपको प्रोवाइड कराई है तो एक्चुअल रेंट, राइट, ये आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा। मान लो मैंने आपको 10 लाख का माल जो एम्प्लॉयर का है, 10 लाख का माल आपको प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है ना, 10 लाख का फर्नीचर आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ठीक है ना, 1 लाख रुपए आपके टैक्सेबल परक्यूजिट्स होगा। और मान लो ये आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, 75 हजार का माल आपको रेंटल पे लेके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराया है, राइट, माल मतलब घर के अंदर जो फर्नीचर है, ठीक है ना, वो
टीवी, एसी, सारी चीजें आ गई इसमें, बेड वगैरह, ठीक है। अगर मान लो 75,000 रुपए का रेंट एम्प्लॉयर हर महीने पे कर रहा है तो 75,000 विल बी योर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देख लिया है कि अगर आपको 4 दीवारी की कॉस्ट, सरकारी एम्प्लॉय हो और अगर आपको 4 दीवारी की कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है तो लाइसेंस फीस इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द 4 दीवारी अनफर्निश्ड हाउस, प्लस अगर फर्नीचर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फर्नीचर में क्या होगा, एम्प्लॉयर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट, दिस इज योर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ ले लेता हूँ कि मान लो मेरे को अनफर्निश्ड हाउस जिसकी लाइसेंस फीस थी 15,000 रुपये पर मंथ, वो प्रोवाइड कराया, प्लस उसके साथ में मेरे को एसी और टीवी जिसकी कॉस्ट है 35,000 रुपये, ये भी प्रोवाइड कराया गया। तो बताओ क्या होगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा 15,000 इंटू 12, 1,80,000, दिस विल बी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर में मैं क्या बोलूँगा, 35,000 है, 35,000 का 10%, 35,000 का 10% विल बी 3500, राइट। तो 3500 और 1,80,000, 1,83,500 विल बी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, दिस विल बी टैक्सेबल, दिस विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, राइट। चलो, तो गवर्नमेंट के केस में हमने देख लिया है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया जाता है तो वहां पर देखा जाता है कि एम्प्लॉयर ओन्ड है या उसने किराए पे लिया है या होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है। अगर होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया तो सेम एज इट इज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है वही हो जाएगा, 24% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, दैट विल बी द टैक्सेबल परक्यूजिट्स। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, वहां पर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो देखा जाएगा कि जहां पर आप एम्प्लॉयर का मकान है उस एरिया की पॉपुलेशन, उस सिटी की पॉपुलेशन क्या है। अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ आरएफए सैलरी विल बी योर परक्यूजिट्स, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट अप टू 25 लाख है, बट अप टू 25 लाख है, तो उस केस में 10% ऑफ आरएफए सैलरी विल बी द टैक्सेबल परक्यूजिट्स। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट्स, अगर एम्प्लॉयर ओन्ड हाउस है तो। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है और फिर आपको वहां अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है तो उस केस में 15% ऑफ आरएफए सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट्स। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये आरएफए सैलरी क्या है। याद करो, मैंने आपको बताया था कि 3 केसेस में आरएफए सैलरी का मतलब कुछ और है, अदरवाइज सैलरी का मतलब स्पेशल सैलरी। 3 केसेस कौन कौन से थे, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वहां मैंने बोला था 20% ऑफ बेसिक सैलरी। दूसरा मैंने ग्रेच्युटी का बताया था जो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा मैंने आपको बोला था रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है ना, वहां पर सैलरी की डेफिनेशन कुछ और है, मतलब इन 3 केसेस में सैलरी की डेफिनेशन कुछ और है, अदरवाइज सैलरी मतलब ऑलवेज स्पेशल सैलरी, ठीक है। तो आरएफए सैलरी का अब आपको किस तरीके से देखना है कि आरएफए सैलरी में क्या क्या आएगा, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने क्या क्या किया है, परक्यूजिट्स के पहले हमने क्या क्या किया बताओ मुझे। परक्यूजिट्स इज द 5th कंपोनेंट, उसके पहले के 4 कंपोनेंट क्या थे, सर बेसिक था, सर बोनस था, सर कमीशन था, सर अलाउंसेस थे, करेक्ट, राइट। तो इन चारों पॉइंट्स का टोटल ले लिया जाए, दैट इज आरएफए सैलरी। वापस सुनना, बेसिक था, पूरा का पूरा बेसिक आ जाएगा, बोनस और कमीशन पूरा का पूरा आ जाएगा, अलाउंसेस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, राइट, बेसिक आ गया, बोनस आ गया, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस सारे के सारे आ जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस में डीए तभी आएगा जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। उसके अलावा ऑल मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऑल मॉनेटरी इनकम, अगर आपको और भी कोई मॉनेटरी इनकम हुई हो जो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है और परक्यूजिट्स नहीं है, वो भी यहाँ पर कंसिडर्ड हो जाएगी। सो दिस इज आरएफए सैलरी, ठीक है। सेकेंड नोट, अगर मान लो आपको होटल में अकोमोडेशन दिया जाता है अप टू 15 डेज, ठीक है ना, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा दिया जाता है तो यस, वो आपके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो आपको ड्यूल अकोमोडेशन दिया जाता है, डबल अकोमोडेशन आपको दिया जाता है, तो डबल अकोमोडेशन मिल रहा है, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको डबल अकोमोडेशन दिया जा रहा है, तो उस केस में पहले 90 डेज तक
पहले 90 डेज तक जो दो अकोमोडेशन आपको मिले हैं उन दोनों का आरएफए कैलकुलेट करो, जो लोअर आरएफए होगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर 90 डेज से ज्यादा के लिए आपको ड्यूल अकोमोडेशन है तो दोनों का आरएफए कैलकुलेट करो और पूरा का पूरा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फर्स्ट 90 डेज तक तो अगर आपको अकोमोडेशन दिया हुआ है तो क्या होगा, दोनों में से जो कम आरएफए है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 90 डेज से ज्यादा के लिए अगर आपको दिया हुआ है तो फिर दोनों का आरएफए कैलकुलेट करो, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। आरएफए सैलरी कैलकुलेट ऑन द ड्यू बेसिस, जैसे अपन ने एचआरए में भी देखा था, है ना, कि स्पेशल सैलरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो ड्यू बेसिस पे कंसीडर किए जाएंगे, राइट। वैसे ही आरएफए सैलरी में भी है कि जो भी हम ये कंपोनेंट्स ले रहे हैं दिस विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू। ठीक है ना, कोई एडवांस सैलरी मिली हो वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड। तो फर्स्ट परक्यूजिट्स का फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया है आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। दूसरा कंसेशनल आरएफए। कंसेशनल आरएफए मतलब क्या है कि आपको मान लो एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया और एक नॉमिनल अमाउंट आपसे चार्ज कर ली, दैट इज कंसेशनल आरएफए। ठीक है ना, तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो आरएफए कैलकुलेट करोगे, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालोगे। मान लो अभी ऊपर वाले केस में हमने देखा था 1,83,500 इज द वैल्यू ऑफ आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब मान लो एम्प्लॉयर बोलता है साहब तो साल के 60,000 रुपये मुझे दे दिया कर, तो अब आपको 1,83,500 का अकोमोडेशन की वैल्यू निकली थी और 60,000 एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है, तो उस केस में 1,23,500 का आपको बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ कंसेशनल आरएफए। तीसरा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई अमाउंट जिसको पे करने की लाइबिलिटी एम्प्लॉय की है बट एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, राइट। दिस इज आल्सो ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। और पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉयर ने बियर किया है दैट विल बी परक्यूजिट्स। फोर्थ हमने देखा था वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। Benefits to specified employee, value of benefits provided by employer to specified employee। तो यहाँ पर अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को इस टर्मिनोलॉजी को बहुत समझना जरूरी है कि सर कौन होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर मान लो एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को कोई बेनिफिट देता है तो यस वो भी टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा। तो देखेंगे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो टैक्सेबल परक्यूजिट्स होंगे। उससे पहले हमें ये समझना है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज मीन्स डायरेक्टर, या तो वो कंपनी का डायरेक्टर हो या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या कंपनी या फॉर्म का व्हाटएवर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर शेयर होल्डिंग और प्रॉफिट शेयर, ठीक है, या उसका मॉनेटरी पेमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो। ठीक है, अगर वो डायरेक्टर है या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसका या उसका मॉनेटरी पेमेंट साल भर का 50,000 रुपए से ज्यादा है। इस मॉनेटरी पेमेंट में अगर कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है कंसीडर नहीं करेंगे, कोई मॉनेटरी बेनिफिट जो एग्जाम्प्ट है 10 में वो कंसीडर नहीं करेंगे और डिडक्शन जो 16th की है वो कंसीडर नहीं की जाएगी, राइट। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर मॉनेटरी पेमेंट 50,000 रुपए से ज्यादा है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा, राइट। अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है और उसको ये फॉलोइंग बेनिफिट्स दिए जाते हैं, राइट, उनको अगर ये फॉलोइंग बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो क्या हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट्स। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन फैसिलिटी, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और मोटर कार फैसिलिटी। तो देखते हैं, अगर मान लो आपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और अटेंडेंट की फैसिलिटी दी है, राइट, तो जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो, जो भी अमाउंट आप इनके लिए पे कर रहे हो, अमाउंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स। मान लो भरत रुणीवाल किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और उनको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है और उनको महीने का 75,000 रुपए का इन फैसिलिटीज पे बेनिफिट दिया जा रहा है, तो 75,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स पर मंथ फॉर मी, ठीक है ना। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लो एम्प्लॉयर गैस आपके लिए एम्प्लॉय के लिए गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इंकर्ड कर रहा है तो यहाँ देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है क्या, जो भी आपको गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज हो रही है वो एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है क्या या बाहर से लेके आपको प्रोवाइड करा रहा है। अगर एम्प्लॉयर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की है। जैसे रिलायंस का एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज को, अडानी, लेट्स अज्यूम अडानी जो गैस प्रोवाइड करा रहा है अपने एम्प्लॉयज को गैस प्रोवाइड करा रहा है, मान लो किसी ने 750 यूनिट कंज्यूम करी और 1 यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए है तो 7,500 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स।
फिर आता है अगर मान लो बाहर से सर्विसेज लेके दिया जा रहा है, मान लो टाटा कम्युनिकेशंस के एम्प्लॉयज हैं, वो क्या कहता है अडानी वाले से सर्विसेज ले रहे हैं, अडानी वाला एम्प्लॉयज टाटा कम्युनिकेशन के एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज मिल रही है कि गैस की, है ना, और अडानी वाले को टाटा वाला पेमेंट कर रहा है कितना, मान लो 8,000 रुपये पर मंथ। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने पे किया है एक्चुअल खर्चा, वो आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आता है एजुकेशन फैसिलिटीज। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को एजुकेशन फैसिलिटीज दी जा रही है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के बच्चों को अगर एजुकेशन फैसिलिटीज दी जा रही है, एम्प्लॉयर ओन्ड या एम्प्लॉयर एसोसिएटेड या एम्प्लॉयर ओन्ड या एम्प्लॉयर एसोसिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर फैसिलिटीज दी जा रही है, तो अप टू ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक का जो भी खर्चा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। ICAI का इसमें एक और एक व्यू है कि अगर 1,000 रुपये से ज्यादा दिया जा रहा है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। एक व्यू क्या होता है कि मान लो 1,500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट, 1,500 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, लेकिन 1,000 रुपीज तक तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 500 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। एक तो व्यू ये होता है। एक व्यू पूरा का पूरा 1,000 रुपये से ऊपर अगर दिया जा रहा है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि 1,000 तक, अप टू 1,000 तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एक्सेस वाला टैक्सेबल किया जाए। ठीक है ना। अगर एम्प्लॉयर ओन्ड, एम्प्लॉयर एसोसिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और वहां पर बच्चों को फैसिलिटीज दी जा रही है एजुकेशन की, तो 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट। चाइल्ड की कोई लिमिट है नहीं, 2, 3, 4, 5 कोई लिमिट नहीं। ठीक है। और अदर्स, मान लो कोई अदर्स फैसिलिटी दी जा रही है, तो जो भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर इंकर्ड कर रहा है, राइट, वो पूरा का पूरा आपके लिए टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगा। फिर आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब फ्री टिकट्स टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये चीज ध्यान रखना, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है जैसे नीता ट्रेवल्स, पंडित मोटर्स, राइट, दीज आर द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। ठीक है ना। अगर वो ये जैसे बसेस वाले हो गए, रेलवे वाले हो गए, एयरवेज वाले हो गए, एयर इंडिया, दीज आर द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, राइट। सो अगर ये अपने एम्प्लॉय को फ्री टिकटिंग फैसिलिटीज दे रही है तो क्या होगा, अगर एयरवे और रेलवे एम्प्लॉयज हैं तब तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो जो एक्चुअल नॉर्मल जनरल टिकट चार्जेस होते हैं दैट विल बी टैक्सेबल। जो बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, मान लो मैं एक नीता ट्रेवल्स का एम्प्लॉय हूँ, अब मेरे को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाने का जो टिकट होता है वो जनरल आम आदमी के लिए बनता है 7,000 रुपये का, तो यस, और वो मेरे को फ्री फैसिलिटीज आ रही है, तो 7,000 विल बी टैक्सेबल फॉर मी, राइट। फिर आता है मोटर कार फैसिलिटीज, राइट। अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को, अभी तक जो हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में देखा है कि गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन फैसिलिटी, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और फ्री टिकटिंग फैसिलिटीज, और लास्ट वन इज मोटर कार फैसिलिटी। अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को दी जा रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमारे लिए टैक्सेबल होगा, कितना वैल्यू, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा फॉर दी एम्प्लॉयज। अब देखो मोटर कार फैसिलिटी, अब आप सोचो, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस से पढ़ने का है। इसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे कि नहीं देखना है, नहीं, कॉमन सेंस तक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मोटर कार में हो क्या सकता है, देखो या तो गाड़ी भी किसकी हो, एम्प्लॉयर की हो, खर्चे भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, पहला सिनेरियो। दूसरा, गाड़ी सर मेरी है, पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है, और सॉरी गाड़ी एम्प्लॉय की है, मान लो भरत रुनीवाल के लिए सोच लो, गाड़ी मेरी नहीं है, खर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारी फैसिलिटी मुझे एम्प्लॉयर दे रहा है। पहला, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी एम्प्लॉयर के, है ना, मतलब बेनिफिट्स एम्प्लॉयर दे रहा है। अगर गाड़ी भी मेरी, खर्चे भी मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे को एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो वहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ऐसे केस में तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें, तो हम जो परक्यूजिट्स देख रहे हैं ना, परक्यूजिट्स मतलब आपको नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उन बेनिफिट्स की वैल्यू को निकालना है। तो अब देखो बेनिफिट मतलब क्या है, या तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी वही कर रहा है, तो पहला बेनिफिट वो हो गया। दूसरा, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, तो गाड़ी का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा, गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, ये भी चीज सही है ना। ये 3 बेनिफिट्स हो गए। अब ये तो हो गए 4 व्हीलर्स के केस में, एक हो गया 2 व्हीलर के केस में कि गाड़ी एम्प्लॉय की, 2 व्हीलर खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है। तो दीज 4 फैसिलिटीज अगर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसके लिए हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स क्या होगा। अगर गाड़ी भी एम्प्लॉय की, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो बेनिफिट तो ही नहीं, तो टैक्सेबिलिटी निकालनी ही नहीं है, राइट। टैक्सेबिलिटी तो वहां होगी जहां बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, राइट। तो देखो बहुत आसान है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर मान लो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है,
राइट। तो उस केस में आपको ये देखना है, एक बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं। अगर मान लो ये चारों के चारों खर्चे होली ऑफिशियल पर्पस के लिए है, होली ऑफिशियल पर्पस, तब तो ये क्या हो जाएंगे, फुल्ली एग्जेम्प्ट, सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो तभी आती है जब ये पर्सनल पर्पस के लिए हो या पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो, ठीक है ना। तो होली ऑफिशियल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, अगर पूरा का पूरा पर्सनल है तो भी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। देखो वापस देखना, अगर ये फैसिलिटीज दी जा रही है ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पस तो आपकी लाइफ आसान हो गई, सारा का सारा एग्जैक्ट। ओनली पर्सनल तो भी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, आपको यहां पर बेनिफिट क्या मिल रहा है सर, एक तो कार का बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा खर्चों का बेनिफिट मिल रहा है, खर्चों का बेनिफिट मिल रहा है। तो चलो, कितने खर्चे किए एम्प्लॉयर ने वो लिख लो, प्लस कार कितने की है, कार कितने की है वो तो आपकी परचेजर्स नहीं होगी ना। कार वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपने देखा था आरएफए में, 10% ऑफ, अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, रेंटेड है तो रेंट, तो वही कंसेप्ट यहां पर आ जाएगा। अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, नहीं तो एक्चुअल रेंट। समझ आ रहा है, अगर ओन्ड है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट, राइट। दिस इज, अगर आप इस गाड़ी को, ये जो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है, अगर आप फुल्ली पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हो तो जो खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की है, तो खर्चे को और गाड़ी की जो 10% कॉस्ट है वो ले लो, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट वो ले लो, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, ठीक है ना। ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब पहले वाले केस में भी ऐसे हो जाएगा, दूसरे वाले केस में जाओ तो आपकी लाइफ इजी कर रहा हूं, आपको याद नहीं करना है इसलिए तरीका डेवलप बता रहा हूं आपको। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय। अब खर्चे देखो, अब यहां पर दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है वो समझना, इसको आपको यहां बताता हूं, दूसरे वाले केस को यहीं समझा देता हूं मैं आपको। देखो दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो आपको कार का बेनिफिट मिल रहा है, खर्चा तो एम्प्लॉय कर रहा है तो उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कार के केस में क्या हो जाएगा, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल रेंट प्लस खर्चे तो खुद ही कर रहा है एम्प्लॉय, बेनिफिट तो 0 रुपीज है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो दिस विल बी योर बेनिफिट। अगर आप पूरा का पूरा पर्सनल यूज कर रहे हो तो, पूरा का पूरा ऑफिशियल कर रहे हो तो 0 एग्जेम्प्ट, पूरा का पूरा पर्सनल कर रहे हो तो इस तरीके से आपकी लाइफ इजी है, राइट। तीसरा, कार एम्प्लॉय की है, खर्चे वो कर रहा है, तो यहां देखो हो क्या जाएगा, कार का बेनिफिट है ही नहीं, ओनली खर्चों का ही बेनिफिट है, तो जो भी खर्चा हो रहा है दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल, राइट। सेम टू व्हीलर के केस में खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, राइट। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी क्लियर कि अगर पूरी की पूरी ऑफिशियल हो रही है तो लाइफ इजी एग्जाम, पूरी की पूरी पर्सनल हो रही है तो ये तरीका हमने देख लिया, इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहां पर अब आपको जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कि अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, और अगर ये पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल हो रही है तो क्या होगा। तो उस केस में देखा जाएगा गाड़ी कितने सीसी की है। अगर गाड़ी 1600 सीसी से ज्यादा है या 1600 सीसी से कम है, अगर अप टू 1600 सीसी तक है तो 1800 रुपए पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर भी प्रोवाइड कराता है तो 900 रुपए पर मंथ और ऐड कर दिया जाएगा। अगर गाड़ी 1600 सीसी से ज्यादा की है तो 2400 रुपए पर मंथ आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स होगा, और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाता है तो 900 रुपए पर मंथ आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट्स, राइट। दूसरा, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय, और अगर मान लो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल पर्पस है, अप टू 1600 सीसी तक है तो 600 रुपए, और 1600 से ज्यादा है तो 900 रुपए आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजिट्स हो जाएंगे। अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया जाता है तो 900 रुपए। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर ये पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल है तो क्या होगा, अगर गाड़ी अप टू 1600 सीसी तक है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस 1800 रुपए पर मंथ, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस 2400 रुपए पर मंथ लेस कर दिए जाएंगे, और अगर मान लो ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा तो 900 रुपए और लेस कर दिए जाएंगे। टू व्हीलर के केस में क्या है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल में एक्चुअल कॉस्ट माइनस 900 रुपीज पर मंथ,
राइट, दिस विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट्स। तो मैंने आपको बता दिया है, इसको अलग अलग तरीके से तोड़ दिया कि चारों चीजों में आपको थोड़ा समझा दिया है कि अगर फुल्ली ऑफिशियल है तब तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फुल्ली पर्सनल है तो आपको तरीका डेवलप कर दिया है ताकि आपको याद ना करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फोकस आपको कहाँ रहना है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। चलो, फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और एन्युटी प्रीमियम। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को लाइफ इंश्योरेंस या एन्युटी प्रीमियम पे करता है, राइट, तो जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। एनी सम पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। अगर मान लो प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। पास्ट एम्प्लॉयर से मिला है तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कहलाएगा और सैलरी एड में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, अगर आपको एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिला है तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना, यस। फिर आता है ईसॉप और स्वीट इक्विटी शेयर्स। ईसॉप और स्वीट इक्विटी शेयर्स, स्वीट इक्विटी शेयर या ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए ईसॉप का ऑप्शन देता है ताकि वो अच्छे टैलेंट को अपने साथ रिटेन कर सके। अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ईसॉप अगर प्रोवाइड करा रहा है तो उस केस में जो बेनिफिट दे रहा है, ईसॉप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या कंसेशनल प्राइस पे दे रहा है, तो हमें निकालना है कि कितना बेनिफिट जो दिया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट हमें निकालना है। तो उस केस में अगर ईसॉप प्रोवाइड कराया जा रहा है तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, जिस दिन एम्प्लॉय ने ईसॉप के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है उस दिन की एफएमवी देखी जाएगी। और अगर मान लो एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर हुई है तो वो लेस कर दी जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट जो होगी दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स। बट ये टैक्सेबल परक्यूजिट्स उस ईयर में होगी जिस ईयर में आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, ईसॉप वाले शेयर्स अलॉट होते हैं। लेट्स अज्यूम कि फैब 22 के अंदर मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया बट मेरे को शेयर्स अलॉट हुए हैं मई 22, तो यहां पर मैं 21-22 में टैक्सेबल नहीं करूंगा, टैक्सेबल करूंगा इन द ईयर 22-23। ठीक है ना, जिस ईयर में मेरे को शेयर्स अलॉट हुए हैं उस ईयर में टैक्सेबल होगा, बट कंप्यूटेशन के लिए एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज कंसीडर किया जाएगा। दैट्स इट। अब एफएमवी आपका क्वेश्चन आता है कि एफएमवी किस तरीके से निकालना है। तो एफएमवी के लिए आपको क्या देखना है कि क्या वो शेयर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर वो शेयर लिस्टेड है तो देखना है कि ट्रेड ऑन द सेम डे, क्या उस दिन ट्रेड हुआ है क्या। अगर ट्रेड हुआ है तो उस दिन की एवरेज प्राइस लेनी है, उस दिन की एवरेज प्राइस लेनी है। ठीक है ना, अगर वो ट्रेड हुआ है तो उस दिन की एवरेज प्राइस लेनी है। एवरेज प्राइस मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस अपॉन 2। ठीक है ना, वो आप ले लो। मतलब जैसे ही वो ट्रेड हुआ है तो ओपनिंग प्राइस क्या थी, उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी, उसकी एवरेज अपॉन 2 कर दो तो वो एवरेज प्राइस हो जाएगी। अगर वो ट्रेड नहीं हुआ है तो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट डे, मतलब जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया अगर उस दिन वो ट्रेड नहीं हुआ है तो उसके पहले ट्रेड कब हुआ था, उस दिन की एवरेज प्राइस ले ली जाएगी, और सॉरी उस दिन की क्लोजिंग प्राइस ले ली जाएगी, नॉट एवरेज प्राइस, उस दिन की क्लोजिंग प्राइस ले ली जाएगी। यहां पर क्वेश्चन आता है सर एनएससी और बीएससी, सर किसका ले। अगर वो एनएससी पर ही लिस्टेड है तब तो आपकी लाइफ इजी हो गई। अगर वो एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है तो वो स्क्रिप्ट, वो शेयर कहां पर ज्यादा ट्रेड हुआ है, सर एनएससी पे ज्यादा ट्रेड हुआ है तो एनएससी की प्राइस ले ली जाएगी, सर बीएससी पे ज्यादा ट्रेड हुआ है तो बीएससी का कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है ना, चलो। अनलिस्टेड अगर है तो मर्चेंट बैंकर की जो प्राइस है वो डिटरमाइंड करी जाएगी। अगला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड। राइट, अगर मान लो एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, नेशनल पेंशन स्कीम में और अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है और टोटल कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख तक है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज्यादा है तो जो एक्सेस वाला अमाउंट होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। ठीक है ना, मान लो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, लेट्स अज्यूम वो किया है 9 लाख रुपए का। ठीक है ना, 9 लाख रुपए का, तो अप टू 7.5 लाख तक तो कुछ नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 7.5 से जो ज्यादा है 1.5 लाख रुपए वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इवन जब मैं आपको प्रोविडेंट फंड बताऊंगा ना वहां पर हम देखेंगे आरपीएफ में अगर 12% तक का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, 12% ऑफ द सैलरी, ठीक है ना,
तब तक का कंट्रीब्यूशन आपका एग्जेम्प्ट होता है, राइट। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये तो उल्टा, एक और हो गया, 7.5 का एक और फफूंद आ गई। देखो 12.5% तक का तो एग्जेम्प्ट हो ही जाएगा, बट अगर तीनों मिला के अगर 7.5 लाख से ज्यादा है तो यस वो टैक्सेबिलिटी होगी। स्पेसिफिकली प्रोविजन लाया इसीलिए है ताकि 7.5 लाख से ज्यादा अगर है तो उसे टैक्सेबल करना है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है जब आप वहां प्रोविडेंट फंड में देखोगे तो अप टू 12% ऑफ द सैलरी एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। बट अगर मान लो उसको एनपीएस को और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलाया जाए एम्प्लॉयर का, और अगर वो 7.5 लाख से ज्यादा है तो यस वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ, recognized provident fund, national pension scheme, approved superannuation fund in excess of 7,50,000 treated as perquisites and taxable in hands of employee. Further, annual accretion interest dividend on similar amount on the contribution, और इस पर अगर सिमिलर इस कंट्रीब्यूशन पर, इस एक्सेस अमाउंट पर जो भी कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह कुछ है, यस वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर मोर देन 7,50,000 इज ऑल्सो ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। मतलब 9 लाख रुपए है, 9 लाख में 7.5 लाख तक तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, और 1.5 लाख पे जो आपको इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह कुछ भी मिल रहा है वो भी आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल है, मान लो मिस्टर ए है जिनकी बेसिक सैलरी है 60 लाख रुपए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर ए इन प्रीवियस ईयर 21-22, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 7,70,000, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड 1,90,000, कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी। अब देखो कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है यहां पर देखते हैं, पीएफ के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में है उनका 7,70,000 का कंट्रीब्यूशन है, राइट। अब देखो 60 लाख का 12% कितना होता है, 7,20,000, ठीक है। तो ये 50,000 रुपये आपका, एक तो ये टैक्सेबल होगा, एक तो ये टैक्सेबल होगा पीएफ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड आपका है 1,90,000, ठीक है ना। अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड ये आपका 1,90,000, ठीक है। अब आपका एक टैक्सेबल परक्यूजिट्स और आएगा, सॉरी, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड जो है वो 1,90,000 आपका है, और 1,50,000 तक वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। ये 40,000 आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपका देखो टोटल कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे आप देखो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और एएसएफ कितना है, 7,70,000 प्लस 1,90,000, 7,70,000 प्लस 1,90,000, 9,60,000 रुपये का आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है। अब अगर टोटल कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख से ज़्यादा है, ये तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आपका 60 लाख से ज़्यादा है तो परक्यूजिट्स हो जाएगा वो भी, तो परक्यूजिट्स कितना हो जाएगा, 9,60,000 माइनस 7,50,000, ठीक है ना। तो माइनस 7,50,000, तो 2,10,000, 2,10,000 आपके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट्स। देखो 50,000, 40,000, 2 लाख, और ये सैलरी तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। दिस विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट्स। आई होप समझ आ रहा है। अब आपको 2,10,000 पे अगर मान लो फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी मिलता है तो वो भी अपने टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है परक्यूजिट्स का लास्ट पार्ट, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में भी हमने 3 6 और एक 7 पॉइंट है। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आपको मिलता है तो किस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स निकाला जाएगा, गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब मेंबरशिप, ट्रैवलिंग, फूड, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स और सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स, क्या हम किस तरीके से वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स कंप्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, जस्ट अ मिनट, यस, अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, मान लो आपको 10 लाख रुपए का लोन रिक्वायर्ड है, आप मार्केट से अगर लोन लेते तो आपको सर्टेन इंटरेस्ट देना पड़ता, बट एम्प्लॉयर बोलता है नहीं मैं दे देता हूँ तेरे को लोन और इंटरेस्ट मत देना, या कंसेशनल रेट से दे देना। तो आपके लिए क्या हो रहा है, एक बेनिफिट मिल रहा है, आपको जो इंटरेस्ट मार्केट में देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ रहा है, तो आपको वो बेनिफिट मिल रहा है। उस बेनिफिट को कैसे कंप्यूट करना है वो हम देखेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी, आपको देखना है हर महीने की आउटस्टैंडिंग। अगर आपको एम्प्लॉयर ने लोन दिया है तो हर महीने की आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालो। किस तरीके से निकालो, अप्रैल, मई, इस तरीके से मार्च 22 तक, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22, हर महीने की एंड डेट की आउटस्टैंडिंग,
अप्रैल के केस में क्या हो जाएगा 30 अप्रैल की आउटस्टैंडिंग, मई के केस में क्या हो जाएगा 31 मई की आउटस्टैंडिंग। तो हर महीने की एंड की जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ निकालो और उनका टोटल कर लो, ठीक है ना। तो टोटल ऑफ मंथ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ठीक है, इनटू एसबीआई रेट। अब रेट कौन सी ली गई है, एसबीआई रेट एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2021 की जो एसबीआई रेट है वो यहां पर कंसीडर की गई है इनटू 1/12, ठीक है ना। तो 3 चीजें हो गई, टोटल ऑफ द मंथ क्लोजिंग, एसबीआई रेट और 1/12, ठीक है। मान लो ये टोटल आता है आपका 35,40,000, ठीक है, इनटू रेट है एसबीआई की 9% इंटू 1/12। तो यहाँ कितना हो जाएगा 35,40,000 इंटू 9% इंटू 1/12। तो यह आपका यहाँ फिगर आएगा 26,550, मतलब 26,550 इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट दिया गया है। अगर आपसे 1 रुपया भी रिकवर नहीं किया है तब तो 26,550 का बेनिफिट मिला है, लेकिन उन्होंने आपसे यहाँ पर मान लो 10,000 रुपये रिकवर कर लिए, वॉट एवर जो भी अमाउंट रिकवर कर लिए वो लेस कर दो, तो 16,550 ये आपका बेनिफिट है। दिस विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजेंस, ठीक है ना, एज फ्रिंज बेनिफिट्स। तो पहला इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्लीट। अब यहां पर देखो, अगर कोई लोन आपने लिया है और वो 20,000 से ज्यादा नहीं है तो उसे टैक्सेबल परक्यूजेंस नहीं, मतलब उसे टैक्सेबल परक्यूजेंस नहीं मानेंगे और ये इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ लोन टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, अगर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, उसके ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। चलो, एग्जेम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन लोन इफ सच मेडिकल एक्सपेंसेस रियम्बर्स्ड। अगर मान लो ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा सच मेडिकल एक्सपेंसेस रियम्बर्स हो जाते हैं तब तो आपको वो बेनिफिट, एग्जेम्पशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। चलो, दूसरा आता है गिफ्ट। अगर आपको कैश गिफ्ट मिलता है, ठीक है ना, कैश गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट नाम सुनते ही आपका दिमाग में आ रहा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एड में टैक्सेबल होगा, नहीं। अगर एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है ना, वो सैलरी एड में ही टैक्सेबल होगा। अगर कैश गिफ्ट मिलता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, और इन काइंड मिलता है तो 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो जो भी गिफ्ट होगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बट अप टू 5,000 मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर भी आईसीएआई के 2 व्यूज है कि 5,000 तक मिलता है एग्जेम्प्ट कर दो, उसके ऊपर वाला एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल कर दो, या पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दो, राइट। यहां पर भी 2 व्यू। तीसरा, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अदरवाइज पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। ट्रैवलिंग एंड हॉलीडेज, अगर मान लो आप ऑफिशियल ट्रैवल के लिए खर्चा इंकर्ड कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और उनके पर्सनल ट्रैवल के लिए, एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के लिए पर्सनल ट्रैवल के लिए खर्चा कर रहे हो तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है एम्प्लॉयर का, वो आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजेट्स हो जाएगा। फूड ब्रिवरेजेस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, अगर ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर्स फूड और ब्रिवरेजेस प्रोवाइड कराया जा रहा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और नॉन वर्किंग आवर्स, अगर वर्किंग आवर्स में फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है तो 50 रुपीज पर मील तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। और टी कॉफी स्नैक्स है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स है तो, और नॉन ऑफिशियल आवर्स में है तो पूरा का पूरा जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हो टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री फूड एंड नॉन एल्कोहलिक ब्रिवरेजेस प्रोवाइड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन अ रिमोट एरिया और ऑन ऑफशोर इंस्टॉलेशन, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। However, the exemption provided in respect of free food and non-alcoholic beverages provided by such employer through paid voucher shall not be applied to an employee being an assessee who exercised option under section 115 BAC। अगर आप 115 BAC में जाते हो तो यस, ये बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स, अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉयर आपको मूवेबल असेट्स यूज लेने के लिए दे देता है, अदर देन कंप्यूटर, अदर देन लैपटॉप, अदर देन मोबाइल, क्योंकि दीज आर दी बेसिक नीड फॉर दी, आज की जो एरा है उसमें बेसिक नीड है यार, ये तो चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए। इनके अलावा अगर कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोवाइड कराई जाती है, मान लो आपको टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, एसी दे दिया, अगर ये चीज़ें आपको यूज लेने के लिए एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है तो एक सर्टेन अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल परक्यूजेट्स की तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा।
अगर मान लो कोई भी चीज आपको प्रोवाइड कराई है अदर देन कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल्स, उसके अलावा अगर आपको कोई भी एसेट्स प्रोवाइड कराई गई है, मूवेबल एसेट्स अगर आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो उस केस में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर ओन्ड है, तब तो क्या होगा 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विल बी टैक्सेबल पर एनम। तो अगर मान लो आपको 7 महीने 8 महीने के लिए दिया है तो प्रोपोर्शनेटली आपको कैलकुलेट करना है। अगर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है दैट विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट्स। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर सेल भी कर देता है अपनी एसेट्स एम्प्लॉयज को, ठीक है ना, इंक्लूडिंग लैपटॉप, मोबाइल, एसेसरीज वगैरह सब कुछ, राइट। तो ये बोलता है कंप्यूटर और रिलेटेड एसेसरीज अगर सेल की है तो क्या होगा, मोटर कार अगर सेल की है एम्प्लॉय को तो क्या होगा, या अदर एसेट सेल की है तो क्या होगा। कंप्यूटर और रिलेटेड एसेसरीज अगर है तो आपको क्या करना है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन ऑन WDV बेसिस फॉर कंप्लीटेड ईयर एट द रेट ऑफ 50%। 50% WDV बेसिस पे आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। मोटर कार में WDV एट द रेट ऑफ 20% और SLM एट द रेट ऑफ 10% फॉर कंप्लीटेड ईयर। एक्चुअल कॉस्ट माइनस जब आपने खरीदा तब से, जब आप उसे गिफ्ट कर रहे हो कितने कंप्लीट ईयर हो चुके हैं, जिस दिन से खरीदा उस दिन से जब आप उसे सेल कर रहे हो, सॉरी नॉट गिफ्ट, जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन तक कितने कंप्लीटेड ईयर हो चुके हैं, उतने कंप्लीटेड ईयर का 50% की रेट से डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करना है, और जो WDV आएगी दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो 5 लाख की मेरी एक मोटर कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी आफ्टर 2 ईयर्स। मान लो ये 5 लाख की परचेज करी थी 1/10/2019 में, ठीक है ना, और गिफ्ट जो सेल करी है एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज़, एट द रेट ऑफ 50,000 रुपीज़ ऑन 31/1/2022, ठीक है ना, 31/1/2022। तो अब मुझे ये बताओ कंप्लीटेड ईयर कितने हुए हैं। कंप्लीटेड ईयर 2019 से 2020 तक 1 साल, 2021 तक 2 साल, ठीक है ना, मतलब 31/30/9/2021 तक इसके 2 साल कंप्लीट हुए हैं, और तीसरा साल तो कब कंप्लीट होगा, 30/9/2022 में, राइट। 3 साल अभी, तो जब तक आपने सेल की है तब तक से वर्ष 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो 5 लाख माइनस ये है मोटर कार, ठीक है ना, मोटर कार, ठीक है ना, माइनस 20% डेप्रिसिएशन, तो पहले साल का 1 लाख रुपया, तो ये 4 लाख रुपया हो गया, ठीक है। दूसरे साल का 20% तो 80,000 रुपया, 4 लाख का 20%, राइट। तो वैल्यू कितनी हो गई WDV, 3,20,000 रुपये। 3,20,000 विल बी योर टैक्सेबल परक्यूजिट्स। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, 50,000 रुपये रिकवर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर की जा रही है वो लेस कर दी जाएगी, एंड रिमेनिंग 2,70,000 विल बी टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्यूट करना है, ठीक है। चलो अब आता है वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, अगर मान लो मेडिकल फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉयज और देयर फैमिली मेंबर्स, अगर एम्प्लॉय के लिए या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर की मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए अगर कोई खर्चा करता है तो यस, उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस इन इंडिया हो रहा है या आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर इंडिया में ही हो रहा है, हॉस्पिटल जो भी हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयर ओन्ड हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या PCCIT SSCIT द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, ठीक है ना, अगर इन तीनों केसेस में कोई भी है तब तो वहां का खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो तो यस, वहां वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वहां वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड इंडिया खर्चा कर रहे हो तो आउटसाइड इंडिया अगर आप ट्रीटमेंट का खर्चा कर रहे हो प्लस स्टे का खर्चा कर रहे हो, राइट, क्योंकि अगर आप भारत के बाहर जाओगे तो आपको एक तो फ्लाइट का खर्चा भी होगा, एक वहां रहने का खर्चा भी होगा, एक ट्रीटमेंट का खर्चा भी होगा। तो स्टे एंड ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस एज पर RBI लिमिट अलाउड हो जाएगा फॉर द वन अटेंडेंट और पेशेंट, ठीक है ना। और जो ट्रेवल का एक्सपेंसेस है पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपकी GTI अप टू 2 लाख रुपीज तक है, और अगर आपकी GTI अप टू 2 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाए, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। अदर्स, द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट्स, अब इन बेनिफिट्स के अलावा भी अगर कोई बेनिफिट्स या अम्यूनिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, सर्विसेज कुछ भी दिया जाता है प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज एंड एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस,
इट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट्स। मतलब देखो तो सारे पॉइंट्स हमने मेजरली कवर कर लिए हैं, बट इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी फैसिलिटीज दी जाती है जो यहाँ पर नहीं आई है तो यस, आर्म्स लेंथ बेसिस पे उसकी कैलकुलेशन अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी और वो टैक्सेबल परक्यूजिट्स माना जाएगा। तो परक्यूजिट्स में हम क्या देख रहे थे, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं अगर वो एम्प्लॉय को मिलते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द ग्रॉस सैलरी एज ए टैक्सेबल परक्यूजिट्स। चलो अब हम आगे चलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या होता है कि अगर विद इन इंडिया अगर एम्प्लॉय घूमने के लिए जाता है तो जो भी उसका ट्रैवल एक्सपेंडिचर होता है एक सर्टेन लिमिट तक वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जम्पशन रिलेटेड टू LTC रिसीव्ड ट्रैवल इन इंडिया फॉर SSC स्पाउस और चिल्ड्रन और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। अगर SSC ट्रैवलिंग कर रहा है विद इन इंडिया, घूमने के लिए जा रहा है, तो जो भी ट्रैवल एक्सपेंडिचर हो रहा है SSC का, SSC की स्पाउस का, उसके बच्चों का और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स का, यस वहां उसे बेनिफिट मिल जाएगा, एक एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो कितनी एग्जम्पशन मिलेगी? एक्चुअल एक्सपेंसेस और लिमिट विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। एक्चुअल एक्सपेंसेस और लिमिट विच एवर इज लोअर, वो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। लिमिट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है वो हम देखते हैं। अगर मान लो आप एयर से जा रहे हो तो एयर इंडिया का इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है फॉर शॉर्टेस्ट रूट दैट विल बी कंसीडर्ड, दैट इज द लिमिट, है ना। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास एसी का जो फेयर होगा वो कंसीडर हो जाएगा। और आप किसी अदर मोड से जा रहे हो तो वहां देखना है, मान लो आप रोड से जा रहे हो या खुद की कार से जा रहे हो व्हाटएवर, तो उस केस में उस रोड पे ट्रेन चलती है क्या। अगर उस रोड पे ट्रेन चलती है तो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर कंसीडर किया जाएगा, और अगर उस रोड पे ट्रेन नहीं चलती है तो डिलक्स बस का फेयर कंसीडर किया जाएगा, दैट इज द लिमिट, ठीक है ना। और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपने इंकर्ड किया है तो विच एवर इज लोअर दैट इज योर एग्जम्पशन, ठीक है ना। एज ए LTC आपको मिल जाएगी, ये 4 साल के ब्लॉक में 2 बार मिलती है। अब ये किस किस पे मिलेगी? आप पे, आपके स्पाउस पे, बच्चों पे। बच्चों में एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 बच्चों पे ही ये बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही ये बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लो पहला बच्चा ट्विंस है और अगला जो बच्चा होता है ना, पहला बच्चा आपका ट्विंस है और उसके बाद आपका एक और एक बेबी होता है तो उस पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 बच्चों पे मिलेगा। पहला बेबी अगर आपका सिंगल है और दूसरा ट्विंस होता है तो उन ट्विंस को सिंगल ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो उन तीनों पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। Above exemption can be claimed in a block of 4 calendar year and current block is 2018 to 2021। ये जैन से शुरू होता है और दिसंबर में कंप्लीट। If no concession is availed in the previous block, then SSC can claim 1 additional exemption in the first year of next block। अगर आपने कोई एक एग्जेम्पशन प्रीवियस ब्लॉक में कंसिडर नहीं करी है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फर्स्ट ब्लॉक में आप कंसिडर कर सकते हो। Carry over of concession in case of no concession or only 1 concession is availed in the previous year, then SSC can claim additional exemption in the first year of the block। ये दोनों रिपीट हो गया है, ठीक है ना। तो एक कोई भी आप रिमूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब आता है रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, अगर आपको पेंशन रिसीव होता है तो कितना एग्जेम्प्ट होगा, लिव इनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, VRS, प्रोविडेंट फंड। ग्रेच्युटी, इट इज वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। अगर मान लो आपको ग्रेच्युटी अमाउंट रिसीव्ड होती है राइट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो वो पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। बट अगर आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर ये ग्रेच्युटी रिसीव्ड होती है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदरवाइज आपका कुछ एक पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो कितना एग्जेम्प्ट होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर आप नॉन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आप एक चीज़ ध्यान रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए उनको अगर बेनिफिट मिलता है तो उनके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये जो भी हम देखेंगे ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स में, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलता है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल। तो ग्रेच्युटी में अगर मान लो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी और कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो अगर मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या कवर नहीं है,
अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो उसे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा। तो इसे समझते हैं। कंप्यूटेशन में आपको क्लियर होना चाहिए कि विच एवर इज लोअर, दोनों केसेस में, चाहे वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो या नहीं हो, ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल ग्रेच्युटी आपको कितनी रिसीव हुई है, पहला। दूसरा 20 लाख लाइफ टाइम के लिए है, और तीसरा कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी। तीसरा जो पॉइंट है वहां थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हैं, राइट, तो ये, और अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं है तो ये थर्ड पॉइंट है ना, सिर्फ यहां पर डिफरेंस है। बाकी कैलकुलेशन का तरीका सेम है। पहला आपको ये निकालना है एक्चुअली ग्रेच्युटी कितना आपको रिसीव हुआ है, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो पहला आपको देखना है कि एक्चुअल ग्रेच्युटी आपको मिला कितना है। दूसरा 20 लाख रुपीज फॉर द लाइफ टाइम, राइट। अगर मान लो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी ग्रेच्युटी मिला है तो वो यहाँ पर अमाउंट आप लेस कर दोगे, ठीक है ना। मान लो 5 लाख या 6 लाख रुपए आपको मिला है तो 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14 लाख आ जाएगा सेकंड पॉइंट में, ठीक है ना। और तीसरा कंप्लीटेड ईयर इनटू हाफ मंथ सैलरी। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो जैसे मैंने आपको बोला था आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो कंप्लीटेड ईयर 6 महीने से ज्यादा होते ही उसे पूरा ईयर मान लिया जाएगा। बट अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो कंप्लीटेड ईयर मींस कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। दूसरा हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ सैलरी अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो 15/26 कंसीडर किया जाएगा, और अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हो तो 15/30 कंसीडर किया जाएगा। ये तो हो गया हाफ, राइट। अब यहां कौन से महीने की सैलरी का हाफ किया जाएगा, यहां लास्ट मंथ सैलरी का हाफ किया जाएगा, और यहां 10 मंथ की एवरेज सैलरी का हाफ किया जाएगा, ठीक है। ये देखो हाफ मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी अपॉन 26 इंटू 15, और एवरेज 10 मंथ सैलरी अपॉन 30 इंटू 15। अब यहां पर अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो तो लास्ट मंथ सैलरी मतलब क्या, बेसिक प्लस डीए, दैट्स इट, बेसिक प्लस डीए। और यहां एवरेज 10 मंथ सैलरी, जिस महीने में आप रिटायर हो उस महीने के पहले वाले 10 महीने की सैलरी, राइट। कौन सी, स्पेशल सैलरी। मैंने आपको बताया था कि 3 जगह को छोड़कर सब जगह स्पेशल सैलरी कंसीडर होगी। पहला HRA, पहला एंटरटेनमेंट अलाउंस जहां 20% ऑफ बेसिक सैलरी था, दूसरा RFA सैलरी, और तीसरा अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हो तो सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, अदरवाइज सब जगह सैलरी का मतलब बाय डिफॉल्ट स्पेशल सैलरी। स्पेशल सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों पॉइंट कंप्यूट करने हैं। विच एवर इज लोअर वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विसेज इन अर्लियर ईयर, वो मैंने आपको बता दिया है तो वो हम अमाउंट लेस कर देंगे। ऐसा एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विसेज अर्लियर ईयर टू एनी अदर एम्प्लॉयर एंड नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉयर, then such period of services with former employer will also include while calculating completed year of services। मान लो आपने पहले काम किया हुआ है और उसके लिए आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुआ है, यस, तो उसे कंप्लीटेड ईयर मानते हुए आपको कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। दूसरा, अगर आपको पेंशन रिसीव्ड होती है, अगर आपको पेंशन रिसीव्ड होती है, अगर रेगुलर पेंशन अगर आपको मिलती है तो वो टैक्सेबल होगी, लेकिन लमसम पेंशन अगर आपको मिल जाती है जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, राइट, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तब तो एग्जेम्प्ट है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वहां पर देखा जाएगा क्या आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है। अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है तो टोटल 100% टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ग्रेच्युटी आपको रिसीव नहीं हुई है तो टोटल पेंशन का 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। कम्यूटेड पेंशन, लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आपको 30,000 रुपए का हर महीने का पेंशन है। अब इसमें आप क्या डिसाइड करते हो कि सर मैं 10,000 रुपए तो क्या करता हूं, रेगुलर लेता रहूंगा, और 10 और जो मेरा रिमेनिंग 20 के वाला पोर्शन है उसको मैं क्या करता हूं, एक साथ लमसम विड्रॉल कर लेता हूं, और लेट्स अज्यूम उसके आपको मिलते हैं 30 लाख, ठीक है ना। तो यहां ये देखो 10,000 अपॉन 30,000 मतलब आप अपना 33.33% तो रेगुलर ले रहे हो
और 66.67% आप क्या कर रहे हो, एक साथ कम्यूट कर रहे हो। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है सर 100% पेंशन कितना होगा। जब आपका 30 लाख है 66.6666 तो 100% कितना हो जाएगा, 45 लाख विल बी 100%, राइट। 30 lakh upon 66.666 into 100. So this will be 45 lakh your total, right? तो 45 का 1/3, 45 का 1/3 15 लाख रुपए इन केस अगर आपको ग्रेचुटी मिली है तो। अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 45 का हाफ 22.5 विल बी एग्जेम्प्ट। क्लियर। चलो, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ इज एग्जेम्प्ट। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम पेंशन फंड ऑफ LIC और अदर इंश्योरर ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पेंशन टू लीगल हायर विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। अब आते हैं लीव सैलरी फॉर अनअवेल्ड लीव्स। अनअवेल्ड लीव्स मतलब आपको कंपनी की तरफ से कुछ छुट्टियां मिलती है साल की, आपने वो छुट्टियां यूटिलाइज नहीं करी। अगर आप रिटायर्ड होते हो और अगर आपको उसका पैसा एक साथ मिलता है तो दैट इज लीव सैलरी, राइट। लीव सैलरी ऑफ अनअवेल्ड लीव्स, तो वो आपके लिए कितनी टैक्सेबल होगी और कितनी एग्जेम्प्ट होगी वो देखते हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आप अनअवेल्ड लीव्स ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आपको मिलती है तो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलती है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एक सर्टेन अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारी अवेलेबल लीव्स कितनी है, ठीक है ना। एलिजिबल लीव्स सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, एलिजिबल लीव्स माइनस कितनी हमने लीव्स ऑप्ट कर ली है और रिमेनिंग जो होगी दैट इज अनअवेल्ड लीव्स। तो यहाँ एलिजिबल लीव्स को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी बोलती है साहब हम तो 50 छुट्टियां देंगे साल भर की, राइट, 50 छुट्टियां देंगे। तो आप क्या बोलोगे, सर साल भर की 50 छुट्टियां इज एलिजिबल लीव्स? नो, 50 और 30 विच एवर इज लोअर दैट इज योर एलिजिबल लीव्स। तो इधर मान लो कंपनी 50 छुट्टियां दे रही है और एज पर गवर्नमेंट रूल्स 30 ही अलाउड है तो 30 एलिजिबल लीव्स है। कंपनी आप 25 दे रही है और गवर्नमेंट के हिसाब से 30 तो 25 विल बी योर एलिजिबल लीव्स। तो 50 मतलब कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग छुट्टी और 30 विच एवर इज लोअर दैट इज योर एलिजिबल लीव्स, राइट। तो एज पर कंपनी पॉलिसी बट मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर इनटू कंप्लीटेड ईयर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 इंटू, अगर मान लो आपने सर्विस दी है 20 साल 5 महीने तो 5 महीने इग्नोर कर दिया जाएगा, कंप्लीटेड ईयर 20 साल कंसिडर किए जाएंगे। तो 600 विल बी योर एलिजिबल लीव्स। और आपने ड्यूरिंग द ईयर लेट्स अज्यूम 240 छुट्टियां अगर आपने ली है या 200 ली है तो रिमेनिंग कितनी हुई है 360 महीनों की जो छुट्टियां हैं, सॉरी डेज, 360 डेज जो हैं दिस इज योर अनअवेल्ड लीव्स। इसे मंथ्स में आप कन्वर्ट कर लो अपॉन 30, 12, तो 12 मंथ दिस इज योर अनअवेल्ड लीव्स, मतलब 12 महीने का अनअवेल्ड लीव्स आपकी हो जाएगी, राइट। अब हम देखते हैं इसमें एग्जेम्पशन किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इस अनअवेल्ड लीव्स का यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको एक्चुअल अमाउंट कितना मिला है, विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज फोर विल बी योर एग्जेम्प्ट अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट आपको कितना मिला है 3 लाख रुपए। तीसरा 10 मंथ इनटू एवरेज 10 मंथ सैलरी, जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन के पहले के दिन तक, ठीक है ना, इमीडिएट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और फोर्थ अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज 10 मंथ सैलरी, वही इमीडिएट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, राइट। तो आपको सबसे पहले 10 मंथ सैलरी निकालना है। अब यहाँ 10 मंथ सैलरी मतलब क्या, वही स्पेशल सैलरी वाले सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। जिस दिन आप रिटायर हुए, बस यहां पर ये चीज ध्यान रखना, जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन के पहले वाले 10 दिन, मान लो आप 16th को रिटायर हुए हो, 16th फैब को रिटायर हुए हो, राइट। 15th फैब इज योर लास्ट वर्किंग डे। तो 15 फरवरी तक का 10 महीने, 15 फरवरी तक जो 10 महीने कंप्लीट होते हैं उन मंथ की आपको सैलरी निकालनी है, ठीक है ना। अब 15 फरवरी में क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से अगस्त, 16 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं ये हो जाएगा आपका जुलाई हो जाएगा शायद। जुलाई से अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं जुलाई भी नहीं होगा, जून, ठीक है ना। 16 जून से 15 फैब, दीज 10 मंथ विल बी कंसिडर्ड, सॉरी ये भी कम ले रहा हूं मैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फैब, तो 8 महीने हुए हैं, 2 महीने और ले लो, मई और अप्रैल,
अप्रैल से 15 फरवरी, ठीक है ना, 16 अप्रैल से 15 फरवरी, दिस इज 10 मंथ। इन 10 महीने की सैलरी आपको लेनी है। अब सैलरी मतलब वही, सैलरी मतलब स्पेशल सैलरी, ठीक है ना। तो आप अगर लिव इनकैशमेंट अगर आपको मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज थ्री दिस विल बी द एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका। कितना? एक्चुअल 3 लाख रुपए, 10 मंथ इंटू एवरेज 10 मंथ सैलरी, और अनअवेल्ड लीव्स इंटू एवरेज 10 मंथ सैलरी। अनअवेल्ड लीव जैसे अभी अपन ने निकाली थी 360 दिन आई थी, तो वो हो गए आपके 12 महीने, ठीक है ना, 12 महीने। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फिर आता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। एग्जेम्पशन विच एवर इज लोअर वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला एक्चुअल कितना मिला है, दूसरा 5 लाख रुपए, तीसरा कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। विच एवर इज लोअर वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी अमाउंट आपको मिला है इसमें से विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो कम हो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ into number of completed year into 15/26, average salary of last 3 month into number of completed year into 15/26, ठीक है। अब इसी तरीके से VRS में क्या है? whichever is lower out of these 4 that will be, whichever is lower out of these 4 that will be exempt, ठीक है ना, वो exempt हो जाएगा। एक्चुअल 5 लाख, 3 मंथ इंटू लास्ट मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर, और फोर्थ लास्ट मंथ सैलरी इंटू बैलेंस रिटायरमेंट। इन चारों को कैलकुलेट करो, जो कम हो दैट विल बी द एग्जेम्पशन। सैलरी मतलब वही स्पेशल सैलरी, कंफ्यूज होने का ही नहीं है कहीं पे भी। अब आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो क्या होता है, जो भी पेमेंट उसको मिल रहा है उसमें से वो खुद एम्प्लॉयर को बोलता है कि सर ये लो, ये मेरे बिहाफ पे जमा करा दो। तो यहां पर तो एग्जेम्पशन की बात आती ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। लेकिन जो एम्प्लॉयर ने आपके लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कराया है वो एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा, वो हमें देखना है, राइट। अगर एम्प्लॉय का हिस्सा अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है पीएफ में, तो वो उसके लिए टैक्सेबल हो चुका है, लेकिन उसको बाद में डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी की, और एटीसी की जो डिडक्शन भी होगी वो होगी 1.5 लाख रुपए तक। और ये भी सिर्फ 2 केसेस में होगी, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो। अनरिकॉग्नाइज्ड के केस में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये तो एकदम बहुत सिंपल है। एग्जेम्प्ट एम्प्लॉय का पैसा है, उसके लिए एक बार टैक्सेबल हो गया है, बाद में वो उसे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो डिडक्शन ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या सिनेरियो होगा? एम्प्लॉयर अगर पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक तो पीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया, एक उसका इंटरेस्ट पार्ट हो गया। क्या होगा उसका ट्रीटमेंट? अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में है, तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर बाद में उसे आप मैच्योरिटी पे विड्रॉल कर रहे हो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में कोई इशू नहीं है, वो एग्जेम्प्ट होगा ही नहीं, वो पहले टैक्सेबल हो चुका है, उसको डिडक्शन मिल जाएगी। दैट इज सिंपल, राइट। चलो, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का हमने देख लिया। अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हम देखते हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या है? एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर 12% ऑफ दी सैलरी, 12% ऑफ दी सैलरी, सैलरी मतलब वही स्पेशल सैलरी, 12% ऑफ दी सैलरी से ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट हो रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अप टू 12% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट उस पर जो मिल रहा है, इंटरेस्ट वो भी अप टू 9.5% तक अगर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तब तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट अगर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और लमसम जब वो विड्रॉल करता है, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तब तो क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है नोट 2 में। लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट इफ सर्विस इज टर्मिनेटेड। अगर वो उसको जो लमसम विड्रॉल कर रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज उसकी सर्विस टर्मिनेट हो चुकी है ड्यू टू इल हेल्थ, बीमारी के कारण ऑफ द एम्प्लॉय, एंड डिसकंटिन्यूज, या तो बीमारी हो गई हो एम्प्लॉय को, या एम्प्लॉयर का बिजनेस ही डिसकंटिन्यूड हो गया हो, या एनी अदर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में नहीं थे, उसके अलावा किसी रीजन से अगर सर्विस उसकी टर्मिनेट होती है और उसको वो पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ सीजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट का ही सीजेशन हो गया हो, खत्म हो गया हो, पीएफ ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर, और आपने क्या किया, पीएफ ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर ट्रांसफर टू आरपीएफ अकाउंट मेंटेन बाय द अदर एम्प्लॉयर, आपने पीएफ अमाउंट में विड्रॉल ट्रांसफर करवा लिया हो तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विसेज ऑफ 5 ईयर मोर, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां से आप जिसका पीएफ है वो विड्रॉल कर रहे हो, अगर 5 साल से ज्यादा अगर आपने सर्विसेज दी है तो वो अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगी,
एग्जेम्प्ट हो जाएगी, टैक्सेबल नहीं होगी। एंटायर बैलेंस आपने अगर ट्रांसफर कर दिया है पेंशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट तो भी ये टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं तो वो लमसम अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इन 4 कारणों के अलावा अगर आप कोई भी लमसम विड्रॉल करते हो, लमसम विड्रॉल करते हो पीएफ अकाउंट में से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से, तो यस वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो उस समय तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो उस समय वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन जब आप लमसम विड्रॉल करोगे तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी पहले टैक्सेबल हुआ है तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब ये वैसे मैंने आपको बता दिया है, ये इसका एक छोटा सा डायग्राम है, ये भी आप देख लेना, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा वो सारे केसेस जहाँ पर वो टैक्सेबिलिटी नहीं आती है पीएफ से अमाउंट विड्रॉल करते हो तो। अच्छा, एक अमेंडमेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं, वो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये अमेंडमेंट क्या है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना, ये जो अमेंडमेंट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन ऑब्लिक एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उस पे जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है उस कंट्रीब्यूशन पे, राइट, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखते हैं, एक बार इसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एज पर सेक्शन 1011 एनी पेमेंट फ्रॉम ए प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज और फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जेम्प्ट। 1011 के तरीके में क्या होता है कि अगर कोई भी पीएफ अकाउंट में अगर आपका कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड, कब कौन सा हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेबल टू एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1011। एक्यूमुलेटेड जो बैलेंस है आपका, ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा है पीएफ अकाउंट में, राइट, उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट होगा, राइट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1012 और 1011 1012 वुड नॉट बी अवेलेबल। 1011 और 1012 का जो बेनिफिट है, सेक्शन 1011 और सेक्शन 1012 का जो बेनिफिट है वो अवेलेबल नहीं होगा इन केस ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट accrued during the previous year to the extent it relates to the amount or aggregate of amount of contribution made by the employee 2.5 लाख से ज्यादा in any fund after 1 अप्रैल 2021। तो इसको आराम से समझो, अगर आपने एम्प्लॉय ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉय ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है उसके पीएफ में, ठीक है, और अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो अमाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस अमाउंट के ऊपर जो भी अमाउंट होगी वो उस पर इंटरेस्ट वो होगा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वापस से एक बार मैं इसको बताता हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं एक बार पहले मैं सोचता हूँ कि एक बार आप पढ़ लो, 2 मिनट के लिए आप इसे सारा पढ़ लो, फिर अपन इसे डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये न्यू अमेंडमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एक बार पॉज करो वीडियो को और एक बार पॉज करने के बाद एक बार पढ़ लो, फिर समझते हैं। एक बार आपने पॉज करके पढ़ लो इसे, ठीक है, क्योंकि अब मैं समझाने वाला हूँ एक बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है ना, ताकि आपकी लाइफ एकदम इजी हो जाए। देखो अब आपको सिंपल है यार, इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा आपको लगेगा भारी है, सर समझ नहीं आ रहा है, बट अब सिंपल है। देखो इन्होंने क्या बोला, एक नया प्रोविजन इन्होंने इंसर्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद आफ्टर, ठीक है ना, अगर आपका जो पीएफ अकाउंट में जो पैसा है, पीएफ अकाउंट में वो पैसा जहां एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, उस पैसे पर अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय ने जो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय ने नॉट एम्प्लॉयर, 1/4/21 के बाद अगर एम्प्लॉय ने अपने पीएफ अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन किया है अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो जो एक्सेस वाला अमाउंट होगा उस पे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट। मान लो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया 3 लाख, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए,
ठीक है। तो अब देखो 2.5 लाख से कितना ज्यादा है, 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए पर जो भी इंटरेस्ट होगा दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल। और यहां इन्होंने क्या बोला है, जो फर्स्ट बोला ना एक्यूमुलेटेड बैलेंस, एक्यूमुलेटेड बैलेंस मतलब 1/4/21 के दिन जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है पीएफ अकाउंट में, उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट, उस पर टेंशन लेना ही नहीं है, ओपनिंग जो भी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अब जो उस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो 2.5 लाख से जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एक और इन्होंने बोला है कि मान लो सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये 2.5 लाख की लिमिट की जगह 5 लाख की लिमिट देखी जाएगी। अगर एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उस केस में 2.5 लाख की लिमिट की जगह 5 लाख देखी जाएगी। मतलब 5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन जो होगा उस पर इंटरेस्ट, उस पर जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्सेबल होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस अमेंडमेंट। बस एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको इजी रहेगा। लेट्स अज्यूम 40 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय ने जो पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है वो किया है मान लो 3.5 लाख रुपए लेगा, ठीक है ना, और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है 3.5 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो और पुराना जो भी बैलेंस है एक्यूमुलेटेड बैलेंस इग्नोर। अब मान लो एक्यूमुलेटेड, चलो इसको मैं 40 लाख को एक्यूमुलेटेड बैलेंस बोल देता हूँ, ठीक है ना। मान लो एक्यूमुलेटेड बैलेंस 1/4/21 को कितना है 40 लाख रुपए। अब इस साल 21-22 प्रीवियस ईयर 21-22 में जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है वो 3.5 लाख रुपए है, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है 3.5 लाख रुपए। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है वहां कोई इंटरेस्ट का टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट वाला जो नया प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे आता है। अगर एम्प्लॉयर कभी कंट्रीब्यूशन करता है तो लिमिट क्या है 2.5 लाख की। तो 2.5 लाख से जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 लाख रुपए, तो उस 1 लाख रुपए पे जो भी इंटरेस्ट होगा दैट विल बी टैक्सेबल परक्यूजेट्स, ठीक है ना, वो टैक्सेबल परक्यूजेट, वो टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, वो टैक्सेबल होगा, सिंपल, ठीक है ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब अगर मान लो यहां एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो बताओ क्या होता, तो बताओ क्या होता। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो बताओ क्या होता। यहां 2.5 लाख की जगह 5 लाख की लिमिट देखी जाती, अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख तक अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे तो 3.5 लाख की है, अप टू 5 लाख की, यस, तो यस कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है तो यस फिर 2.5 लाख की लिमिट देखी जाएगी। दैट्स इट, सिंपल, ये एक चेंजेस। अब आता है 8th पॉइंट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। दिस इज लास्ट पॉइंट, राइट। 8 कंपोनेंट में से बेसिक, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड दैट इज, एंड लास्ट वन इज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब क्या हो गया है कि एनी कंपनसेशन ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है और उसके कारण अगर आपको कोई अमाउंट मिलता है दैट इज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी एडमिट टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनसेशन ड्यू टू चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज होने के कारण अगर आपको कुछ कंपनसेशन दिया जाता है दैट इज आल्सो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एनी अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है बिकॉज ऑफ कीमैन तो यस आपकी सैलरी एडमिट टैक्सेबल हो जाएगी। और एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सीजेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट वो भी एज ए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, एक मैंने आपको बोला था सैलरी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ग्रेचुटी इफ यू आर कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट और आरएफए, इन तीन में सैलरी का अमाउंट, सैलरी का मतलब अलग है, बाकी केस में सैलरी मतलब स्पेशल सैलरी। बहुत ईजी आपके लिए, जहां जहां भी आपको लगे सैलरी मतलब क्या, स्पेशल सैलरी, ठीक है ना। जैसे भी अपन ने वीआरएस में भी देखा था, ठीक है ना, पेंशन में, इनमें सब में जहां जहां पे भी अपन ने सैलरी का डेफिनेशन देखा था कि जहां जहां 10 मंथ एवरेज सैलरी, तो सैलरी मतलब क्या, राइट। तो इन तीन के अलावा सैलरी मतलब स्पेशल सैलरी, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 20%। ग्रेचुटी एक्ट में अगर आप कवर होते हो तब तो क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ सैलरी, लास्ट मंथ सैलरी मतलब कौन सी, बेसिक प्लस डी,
अगर ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होते हो तो सैलरी मतलब स्पेशल सैलरी, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर बाकी आरएफए में मैंने आपको बता ही दिया था, बस इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और है, ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम जो भी अपन ने डिस्कस नहीं किया, मैं बता देता हूँ। जनरली ग्रेड सिस्टम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब देखो ये दिस इज द ग्रेड सिस्टम। 10,000 की सैलरी मान लो आपकी पर मंथ, 500 रुपये हर साल इंक्रीमेंट होगा। 500 रुपये इज अ इंक्रीमेंट, जो सेकंड वाला पार्ट है ना, दिस इज इंक्रीमेंट। तब तक होगा जब तक आपकी 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी नहीं हो जाती है। जैसे ही आपकी 12,000 पर मंथ हो गई, 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। तब तक होगा जब तक आपकी 20,000 रुपये सैलरी नहीं हो जाती। दिस इज द ग्रेड सिस्टम। जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में ही होता है। अब इसके बेसिस पे आपको अगर पूछा जाए कि सैलरी ड्यू हो रही है, रिसीव्ड हो रही है, बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट, तो आप निकाल सकते हो। अब एक सिंपल है कि सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डे। तो कौन से महीने की सैलरी आप कैलकुलेशन करोगे प्रीवियस ईयर 21-22 में? तो आप बोलोगे सर अप्रैल से लेके मार्च 22 तक की जो सैलरी है, क्योंकि अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ड्यू हो रही है, मार्च की सैलरी मार्च में ड्यू हो रही है, तो अप्रैल से लेके मार्च तक की सैलरी हम कंसिडर करेंगे। बट मैं बोलता हूँ सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना। तो अब आपके लिए प्रीवियस ईयर 21-22 में तो आप वही सैलरी लोगे ना जो अप्रैल से मार्च में ड्यू हुई है। तो यहाँ अप्रैल में कौन से महीने की सैलरी ड्यू होगी? सर मार्च की सैलरी ड्यू होगी। तो मार्च, और मार्च में कौन सी होगी? फैब की, ठीक है ना। तो अगर सैलरी ड्यू ऑन होती है लास्ट डे ऑफ दी एवरी मंथ, तो अप्रैल 21 से मार्च 22 की सैलरी कंसिडर करेंगे। और अगर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है तो मार्च 21 से फेब 22 की सैलरी कंसिडर की जाएगी, ठीक है। चलो, as per section 1010C, tax on non-monetary purchases borne by employer, then it is exempt for employee. तो वो exempt हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए, उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। Same is not deductible for the employer, और एम्प्लॉयर को भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आता है 89। एक्चुअली 89 रिलीफ आपको कब मिलती है? अगर मान लो आपको कोई अरियर या एडवांस रिसीव हो रहा है तो 89 का रिलीफ आपको मिल रहा है। मोर देन 12 मंथ अगर आपको सैलरी मिलती है तो ये अरियर हो जाएगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, या फैमिली पेंशन रिसीव्ड बीइंग पेड इन अरियर और ड्यू टू हिज टोटल इनकम इज असेस्ड हायर रेट, ठीक है ना। एक्चुअली पर्पज ही यही है कि आपको जो अमाउंट मिल रहा है, आज आपको जो अमाउंट मिल रहा है, अगर वो आपको पहले ही मिल गया होता तो शायद आपको टैक्स रेट में बेनिफिट होता। अब आपको आज एक साथ अमाउंट मिल रहा है तो आपकी टैक्सेबिलिटी बढ़ गई। कहाँ तो आप 10% की स्लैब में थे, आप 20 में आ गए, 20 में थे 30 में आ गए, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरे पे टैक्सेबिलिटी बढ़ गई, पुराना पैसा था, अगर मेरे को पुराने टाइम में मिल जाता तो मेरे को टैक्स कम लगता। तो इसीलिए 89 के रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया। उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करो, स्टेप 1 स्टेप 2, पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलो, या स्टेप बाय स्टेप समझो, आसान हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। मैं बोलता हूं देखो मेरे को प्रीवियस ईयर 16-17 की सैलरी अभी मिली, तो मैं बोलूंगा कि देखो मेरी प्रीवियस ईयर 21-22 की सैलरी थी 22 लाख रुपए, और ये 5 लाख रुपए और मिल गए, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 22 + 5 27 लाख पे टैक्स कंप्यूट करूंगा आज के रेट से, ठीक है। दूसरा, टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एडिशनल सैलरी। अब मैं क्या करूंगा, ये एडिशनल सैलरी को एक्सक्लूड करते हुए 22 लाख पे टैक्स कंप्यूट करूंगा, राइट। रेट तो मेरी प्रीवियस ईयर की काम आ रही है ना। अब दूसरा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, अब यहां जो टैक्स आएगा और यहां ये जो टैक्स है और ये जो टैक्स है, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, वो मेरा एक अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, कंप्यूट द टोटल इनकम इंक्लूडिंग एडिशनल सैलरी इन द प्रीवियस ईयर टू विच सच सैलरी रिलेट्स। जिस साल की सैलरी आपको रिसीव हुई है ना, उस साल में अगर वो टैक्सेबल होती तो क्या होता। लेट्स अज्यूम 16-17 का प्रीवियस ईयर 16-17 का आपका अमाउंट था 12 लाख रुपए, ठीक है ना। आपका 12 लाख रुपए था और 5 लाख रुपए ये जो इस साल, अगर मान लो वो उसी साल रिसीव होता तो 17 लाख पे टैक्स कितना बनता। अगर मान लो वो रिसीव नहीं हुआ तो 12 लाख पे आपका टैक्स कितना बना था 16-17 के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लो, स्टेप 4 माइनस स्टेप 5, तो ये इन दोनों का डिफरेंस यहां आ जाएगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये स्टेप 3 और स्टेप 6। और 7th रिलीफ जो मिलेगी ए माइनस बी, दैट विल बी योर रिलीफ। इस तरीके से आप 89 के रिलीफ कैलकुलेट करोगे। चलो ओके, थैंक यू। अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय। आई होप आपको पसंद आया होगा पूरा चैप्टर। अराउंड अपन ने 1.5 आवर्स में कंप्लीट किया है, थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एटलीस्ट 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए, राइट, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस आपको पसंद आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।